हेलो डियर स्टूडेंट। तो MHT CET 2026 के लिए हम आज से डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया है वेव ऑप्टिक्स लिया है डिस्कशन करने के लिए। बच्चों, एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पिछले साल जितने बच्चे CET में अपीयर हुए थे उनकी कुल संख्या थी करीबन 4,22,000। ये राउंड फिगर पकड़ के चलिए। अभी इसमें थोड़ा एनालिसिस कर लो, क्योंकि हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें काफी सारी चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसमें से जो एक चीज बहुत ही आवश्यक है वो ये है कि भाई कितने बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे, और मैं बताऊं आपको कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इसमें आप देखो, ये जो यहां पर मार्किंग किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गेटिंग सीट्स इन इंजीनियरिंग, करीबन 2.5 लाख बच्चों को इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं मिला है। तो थोड़ा सीरियसली आपको ये चीज समझनी चाहिए कि सिर्फ MHT CET में जो परफेक्टली हमें एडमिशन मिलता ही मिलता था, वो अभी वो चीज नहीं रही है। तो प्रिपरेशन का लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा स्मार्टली हम लोगों को यहां पर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज और मैं आपको नोटिस करवा दूं बच्चों, देखो समझ लो इस चीज को। जो 100 से 200 इस बीच में जिन बच्चों को मार्क्स मिला है वो करीबन 42,863 है। तो आप अगर नंबर वाइज काउंट कर लो, कैलकुलेशन कर लो, तो आपको एक बहुत ही सीधी सी चीज आएगी। देखो ये 20%, 10% करीबन 10% बच्चे ही कुल मिलाकर ये पर्टिकुलर मार्क्स मिला पाए हैं, बाकी बच्चे 100 मार्क्स के अंदर ही है। देखिए ये टेंटेटिव डेटा मैंने यहां पर आपके सामने दिया है, तो आपको लेवल ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल से आपको इस CET एग्जाम को अपीयर करना है, किस लेवल से प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से आपको रिजल्ट ओरिएंटेड ही काम करना है। आपके पास जितने भी दिन है उसमें मैं आपको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाला हूं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं यहां से कि जो वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है उसमें देखिए क्या होता है। ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है जिसको हमने फिजिक्स के सिचुएशन को मैथ्स में डेवलप कराया है। तो बात यह है कि व्हेन टू और मोर वेव्स, टू और मोर, देखिए यहां पर दो सोर्सेस है और इन दो सोर्सेस से जो होगा, देखिए जैसे यहां पर ऊपर दो वेव्स जा रही है, तो वेव्स किस तरीके से इंटरफियर करती है स्क्रीन पर, वो डिसाइड करने वाला है कि वेदर विल गेट ब्राइटनेस और वेदर विल गेट डार्कनेस। तो एक को हमने ब्राइट बैंड बोल दिया और दूसरे को हमने डार्क बैंड बोल दिया, राइट। सो ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, इसके लिए मैथमेटिकल सिचुएशंस क्या है, उस सिचुएशंस पर आपको यहां पर काम करना है। गॉट इट। तो कुछ चीजों पर अगर हम लोग फोकस करें तो मुझे लगता है कि कई सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सके। देखिए हमारा उद्देश्य यही होगा कि भाई जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग फास्ट में सॉल्व कर सके, गॉट इट, कम समय में उसको सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए जितना टेक्निक लगने वाला है वो सारा टेक्निक हम लोग यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलो स्क्रीन पर जो है जहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा, एंड विद दैट एक्सपेरिमेंट, इन दैट एक्सपेरिमेंट, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या फिर फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट हो, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो स्क्रीन पे जो दिखने वाला है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलने वाला है। So if two sources are illuminated with the help of a monochromatic light, मोनोक्रोमेटिक जिसका कलर जो होगा सिंगल कलर वाला होगा, एंड कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है कि अगर जैसे देखो यहां पर जिस तरीके से वह पहुंच रही है तो बस वो आखिरी टाइम तक कितना भी टाइम चला जाए वो ऐसे ही पहुंचे, यहां पर जिस तरीके से पहुंच रही है वैसे ही पहुंचे। मतलब क्या हो रहा है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस हो मेंटेन्ड हो, तो या फिर आप बोल सकते हो सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और स्पेस में जो उनका फेज डिफरेंस है वो मेंटेन्ड होना चाहिए। चलो डिटेल में ना जाते हुए इस तरीके से इसको समझो कि स्क्रीन पर हमें ब्राइट डार्क जो चीजें मिल रही है उनको हम लोग बोले फ्रिंजेस, फ्रिंजेस। ठीक है, तो ये जो फ्रिंजेस है इसमें जैसे S1 S2 ये दो सोर्सेस है, दीज टू सोर्सेस आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स, किसी एक सोर्स से इनको डिराइव किया जाता है ताकि ये कोहेरेंट रहे। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, तो दोनों वेव्स जब यहां पर कुछ इस तरीके से पहुंचेंगे, इस तरीके से मतलब क्या,
crest of one falls on the crest of other, trough of one falls on the trough of other। तो ये सिचुएशन कब आने वाली है, जब इन दोनों वेव्स, ये जो दो वेव्स, ये फिजिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है, जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं पाथ डिफरेंस, राइट। तो पाथ डिफरेंस, तो एक्चुअल में पाथ डिफरेंस अगर बात करूं मैं, तो यहां पर S2, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, तो S2P, ये जो लंबाई दिख रही है S2P माइनस S1P, इसको आप कह सकते हो पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा हो, तो गारंटी के साथ स्क्रीन पे जो मिलने वाला है दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर आपको ऐसी ब्राइटनेस मिलने वाली है, ठीक है। और देखिए एक वेव जो होती है, सिंगल वेव जो होती है ना, ये देखिए, ये दैट इज, दिस इज वन वेवलेंथ, राइट। तो वन वेवलेंथ जब हम लोग बात करते हैं तो इट करस्पॉन्ड्स टू एंगल 2π। तो जैसे पाथ डिफरेंस होता है वैसे फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस में देखिए क्या होगा, n तो वैसे ही दिख रहा है यहां पर, लेकिन लैम्बडा की जगह रिप्लेसमेंट आ गया किसने, 2π से, ठीक है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, फेज डिफरेंस याद रखना है, फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस 2nπ, और पाथ डिफरेंस याद रखना है कितना है बच्चों, n लैम्बडा। तो n की वैल्यू जो यहां पर लेते हैं हम, वो लेते हैं 0 से। सो 0 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से ये नंबर लेना है। अभी जहां पर इस तरीके से डार्क स्पॉट मिल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर आउट ऑफ फेज। देखो यहां पर इन फेज, जैसे भी इन फेज बोला जाए तो इन फेज का मतलब क्या होता है कि जो एंगल है जिसको हम लोग फेज डिफरेंस बोल रहे हैं, दैट एंगल, फेज डिफरेंस का मतलब समझ लो, ये दो वेव्स यहां पर किस तरीके से पहुंचेगी इसकी इंफॉर्मेशन देता ही है। तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 0 2π 4π 6π। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद रहेगा। तो ये इसको इन फेज कहा जाएगा। आउट ऑफ फेज किसको कहा जाता है, तो आउट ऑफ फेज के लिए बच्चों आना चाहिए π 3π 5π 7π, कुछ इस तरीके से ऑड वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑड वैल्यूज को देने का तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है फेज डिफरेंस, यहां पर लिख दिया 2n-1π। क्या लिख दिया बच्चों, 2n-1π। तो आपको पता है कि 2π 1 लैम्बडा को करस्पॉन्ड करता है, तो पाई मस्ट करस्पॉन्ड्स टू लैम्बडा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 2n-1 लैम्बडा बाय 2। गॉट इट। और फेज से पाथ में अगर कन्वर्ट कराना हो तो फेज डिफरेंस इज 2π बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस। चलो इस पर फोकस कर दो। ये चीजें अगर आप ध्यान में रख सकते हो तो बहुत बढ़िया आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। हम लोग प्रैक्टिकली यहां पर करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसके सम सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो यहां स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकंड देखो क्या होगा, आपको स्क्रीन पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, तो अभी क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा तो उसमें तो आपको नहीं दिखने वाला, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि चलो ठीक है फ्रिंजेस अगर है तो इस तरीके से फ्रिंजेस होगी। तो बच्चों जो जहां पर S2P माइनस S1P 0 होता है, मतलब पाथ डिफरेंस 0 होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की जो कंडीशन होती है, सेंट्रल ब्राइट बैंड की जो कंडीशन होती है वो होती है पाथ डिफरेंस इक्वल टू 0 टाइम्स वेवलेंथ। क्या बोलना चाहिए, 0 टाइम्स वेवलेंथ। तो 0 वेवलेंथ, 0 टाइम्स लैम्बडा मतलब 0 ही दिखने वाले है, राइट। तो जो 0 लैम्बडा दिखने वाला है, यस, उसको हम लोग कह देंगे सेंट्रल ब्राइट बैंड। देखो उसके ऊपर यहां पर ये जो फर्स्ट ब्राइट बैंड है, इसके लिए जो पाथ डिफरेंस वाली कंडीशन है वो 1 वेवलेंथ है। तो इससे 1 लैम्बडा से आपको समझ रहा है फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो बच्चों चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्राइट बैंड। उस तरीके से ये हो गया सेकेंड ब्राइट बैंड। क्या समझ रहा है आपको, 2 लैम्बडा अगर पाथ डिफरेंस है तो 2 लैम्बडा, तो आपको समझना है सेकेंड ब्राइट बैंड। गॉट इट। तो उसी तरीके से देखो अगर ऐसे करते जाए तो थर्ड ब्राइट बैंड, इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 लैम्बडा। तो मैंने रैंडमली ऐसे नंबर दे दिए, तो 247 लैम्बडा, मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 247th ब्राइट बैंड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, 247th ब्राइट बैंड के बारे में बात कर रहे हैं। गॉट इट। अभी इससे इंपॉर्टेंट ये है कि जिसका क्वेश्चन आता है वो डार्क बैंड पर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डार्क बैंड के लिए क्या करना है उसको समझते हैं। देखो जैसे अगर बात करें पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके से था। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था 2n-1 लैम्बडा बाय 2,
ठीक है, चलो मैं फर्स्ट डार्क बैंड के बारे में बात करता हूं। तो अगर फर्स्ट डार्क बैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो एन की जगह पर आ जाएगा 1 -1 और ये आ गया बच्चों λ/2। इसको आप सॉल्व कर दो, 2 - 1 1 1/2 दैट इज 0.5 लैम्बडा। तो मैंने जब फर्स्ट डार्क बैंड के बारे में बात किया, फर्स्ट डार्क बैंड के बारे में बात किया, तो फर्स्ट डार्क बैंड के लिए पाथ डिफरेंस आया कितना? तो ये फर्स्ट डार्क बैंड जो है इसका पाथ डिफरेंस आया 0.5 लैम्बडा। आपको समझना है 0.5 लैम्बडा, 0.5 के आगे का इंटीजर वैल्यू जो होता है वो होता है 1। सो फर्स्ट डार्क बैंड आ गया। तो उसी तरीके से अगर हम सेकंड के बारे में बात करते, चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इसको रिमूव करके सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 × 2 सेकंड डार्क बैंड के बारे में, तो -1 λ/2। तो देखिए 4 ये आ गया 3/2, 3/2 मतलब 1.5 लैम्बडा। मतलब जब मैं सेकंड डार्क बैंड के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका पार्ट डिफरेंस कितना है बच्चों? 1.5 लैम्बडा। अगर मैं थर्ड डार्क बैंड के बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं, तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए 2.5 लैम्बडा। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो 0.5 लैम्बडा अगर पाथ डिफरेंस आता है तो ये फर्स्ट मतलब 0.5 के आगे वाला नंबर आपको लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है। ये 1.5 है तो उसके आगे वाला सेकंड, तो 2.5 इसके आगे वाली इंटीजर वैल्यू लेनी है, कितना लेना है? थर्ड। तो 109.5 लैम्बडा अगर आता है तो 110th डार्क बैंड आना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो अभी इस नंबर से आपको प्रेडिक्शन देते आएगा क्या, वो देखते हैं किस तरीके से प्रेडिक्शन देते आएगा। अगर मैं मान के चलता हूं कि पाथ डिफरेंस मान लीजिए 227.5 है, मतलब लैम्बडा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन से नंबर की ब्राइट या डार्क? तो 0.5 होने की वजह से हम लोग डार्क बैंड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी? तो 228th डार्क बैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा? या तो आप ऐसे कैलकुलेट करके आंसर निकालो, या जो मैंने शॉर्टकट डेवलप करा के दी उसको फॉलो करो। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आप क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। जैसे यहां पर 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन एक बार ट्राई कर सकते हो इसमें। तो पहला पार्ट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ a point on of the screen from 2 slits in biprism experiment। यंग्स डबल स्लिट सुना था, तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यही होता है, इंटरफेरेंस के लिए होता है। तो इसको समझ लो। इसमें देखो क्या है कि दो जो पाथ है, मतलब इनका कहने का मतलब क्या हो समझ लो। जैसे अभी हम लोगों ने 2 सोर्सेस दिखाए थे S1 S2, इनसे स्क्रीन पर जहां कहीं भी इंटरफेरेंस हो रहा होगा वो पॉइंट मान के चलता हूं मैं P। तो इनका क्या कहना है कि एक पाथ इतना लंबा है और दूसरा पाथ जो वो इतना लंबा है। तो ये पाथ आ गया और वेवलेंथ जो यूज किया वो 6000 एंगस्ट्रॉम यूज किया। द फ्रिंज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट इज, चलो ठीक है मैं बात करता हूं। इसमें देखो डार्क भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है। तो डार्क के लिए कंडीशन n लैम्बडा वाली थी और ब्राइट के लिए 2n - 1 λ/2 थी। लेकिन आप उसमें नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो ये कि S2P - S1P इज इक्वल टू आप n लैम्बडा ही दिखाओ। इस कंडीशन में जब हमें पता नहीं है ये डार्क है या ब्राइट है, तो इस हालत में, इस सूरत में क्या करना पड़ेगा बच्चों? बस आप डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा कर दो। देखो किस तरीके से काम करना है। तो 1.8 माइनस 1.23 इंटू 10 पावर इनका जो होगा -5, ये बाहर निकाल देता हूं, इज इक्वल टू n, और जो लैम्बडा है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, जो कि 6 10 पावर -7 होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर नंबर कितना आने वाला है? देखो 0 पॉइंट आने वाला है कितना? तो ये 7 आएगा और 1.80 1.23, तो 7 आ गया। हाँ 0.57 ठीक है। तो 0.57 इंटू 10 पावर -5, तो देखो ये 10 पावर -5, ये 6 डिवाइडेड बाय इंटू 10 पावर -7 कर देता हूँ इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? तो इसको देखिए -7 ऊपर चलाएगा +7,
तो ये 57 डिवाइडेड बाय 6 आने वाला है। तो दिस नंबर इज 30 आ गया, तो 9.5 आ गया। तो 9.5 नंबर आ गया यहाँ पर। 9.5 नंबर का क्या मतलब होता है, तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर देखो, जैसे 2.5 है तो थर्ड डार्क बैंड होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 9.5 आ गया, तो 9.5 का मतलब क्या आ गया, 10th कौन सा डार्क बैंड होना चाहिए। तो इसका आंसर आना चाहिए 10th ऑफ डार्क बैंड, 10th डार्क बैंड, राइट। तो ये आंसर मिल गया यहाँ पर। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू कोहेरेंट सोर्सेस P and Q produces interference at point A on the screen where there is a dark band which is formed between fourth bright band and fifth bright band। मतलब स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ये यस, मान लीजिए ये एक ब्राइट बैंड है और ये दूसरा ब्राइट बैंड है। तो ये फोर्थ ब्राइट बैंड है और यहां पर फिफ्थ ब्राइट बैंड है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, देख लो क्वेश्चन में क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन PA एंड QA। तो चलो पाथ डिफरेंस PA और QA पता नहीं है क्या है, तो PA माइनस QA इज इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने S2P माइनस S1P लिखा, इज इक्वल टू n लैम्बडा लिखना है में। तो अभी n क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यस, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है देखिए, यहां कहीं से ये दो रेज आ रही होगी, तो PA और QA समझ रहा है बात, जैसे ये था तो PA QA ऐसा कुछ नाम दे दिया इन्होंने, एक P रख दिया तो PA और ये QA, तो समझ में आ गया। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्बडा। अभी करना क्या है वो समझ लो, आप करना क्या है समझ लो यहाँ पर। तो ये जो डार्क बैंड है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया है कि जो पॉइंट A है ऑन द स्क्रीन वेयर देयर इज अ डार्क बैंड, वेयर देयर इज अ डार्क बैंड मतलब A पॉइंट यहां पर A है और इधर से कहीं से यहां पर मान लीजिए ये P है, P से लेकर A तक, और ये मान लीजिए Q है, Q से लेकर A तक वेव्स जा रही है, P से लेकर A तक, Q से लेकर A तक, ठीक है। तो PA माइनस QA या फिर QA माइनस PA, ठीक है, जो भी होगा QA माइनस PA इस तरीके से दिखाया, तो इज इक्वल टू n लैम्बडा आना चाहिए। तो n क्या है, क्योंकि ये जो डार्क बैंड है ये फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, तो वापस से यही चीज समझ लो बच्चों। देखो आपको यह समझना है कि जो थर्ड बैंड है वो कहां पर है, थर्ड बैंड सेकंड बैंड के ऊपर है, और थर्ड डार्क बैंड एक्सट्रीमली सॉरी, थर्ड डार्क बैंड कहां पर है, थर्ड डार्क बैंड सेकंड ब्राइट बैंड के ऊपर है। तो नंबर सिस्टम वाइज अगर बात करें तो सेकंड ब्राइट बैंड के ऊपर आता है थर्ड डार्क बैंड, तो ब्राइट बैंड के ऊपर वाला सीक्वेंस फॉलो करो, क्योंकि ब्राइट बैंड को हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था। तो आपको यह समझ में आने वाला है। यहां पर देखो बच्चों क्या होने वाला है, आपको क्वेश्चन में क्या होता है, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब ये कौन सा डार्क बैंड है, फोर्थ डार्क बैंड है, ठीक है, फोर्थ डार्क बैंड है। तो आपको नंबर क्या लेना पड़ेगा, समझ लो वापस से। फर्स्ट डार्क बैंड है तो मैं 0.5 लैम्बडा लेता हूं, सेकंड डार्क बैंड है तो मैं 1.5 लैम्बडा लेता हूं, थर्ड डार्क बैंड है तो मैं 2.5 लैम्बडा लेता हूं। समझ में आ रहा है। तो अगर अगर इनके हिसाब से देखिए, ये फोर्थ ब्राइट बैंड, ये फिफ्थ ब्राइट बैंड, इन दोनों के बीच में कौन होना चाहिए, तो देखो थर्ड डार्क बैंड के लिए ये नंबर आ गया, और ये फोर्थ डार्क बैंड के लिए नंबर आएगा 3.5 लैम्बडा, और इनके बीच में जो है ये कौन है, ये है फिफ्थ डार्क बैंड, फिफ्थ डार्क बैंड 4.5 लैम्बडा। गॉट इट। ऐसे करना है। तो आपको क्या कैसे सॉल्व करना पड़ेगा अभी इसको, 4.5 लैम्बडा कर लो इसको, तो इज इक्वल टू 4.5 लैम्बडा या फिर 9/2 लैम्बडा इज इक्वल टू 9/2, और लैम्बडा की जो वैल्यू होगा 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। अभी देखो क्या होगा, हर एक में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है, तो आप ज्यादा कैलकुलेशन ना करो। ये कितना नंबर आएगा, देखो 9/2, तो अभी इसमें देखो मैंने पावर कहीं यूज नहीं किया है, थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, लेकिन आप देखो चारों ऑप्शन अलग अलग है, तो इसमें बेफजूल में कैलकुलेशन बिल्कुल मत करो।
आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आगे का नहीं करना है, ओके। तो आपको कैलकुलेशन आगे का बिल्कुल नहीं करना है, आपको नंबर याद रखना है कि 27 आने वाला है, तो 27 वाला नंबर कहां आ रहा है, तो भाई ये नंबर यहां पर आना चाहिए, 2.7 की ऑर्डर, मतलब ये चल जाएगा यहां पर आंसर। उसके बाद में देखिए क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग लाइट वेव्स। देखो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने दिया है, ये यहाँ पर बाय प्रॉपर रूल एंगस्ट्रॉम वगैरह कन्वर्ट करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि एक्यूरेटली हमें आंसर पूरा के पूरा स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो आपको नंबर हिंट मिल गया है कि भाई 2.7, तो 2.7 कहीं पे भी अलग नहीं था, एक ही नंबर है। ओके, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग लाइट वाज मीटिंग एट अ पॉइंट इज 87/2 लैम्बडा। तो देखो भाई सिंपल बात है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 87/2 लैम्बडा, मतलब कितना आया, 43.5 लैम्बडा। तो 43.5 लैम्बडा मतलब 44th, मतलब 44th क्या आ गया बच्चों, 44th डार्क बैंड यहां पर आना चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी, 44th डार्क बैंड आना चाहिए, यह ऑप्शन होना चाहिए यहां पर। गॉट इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर मिल रहा है आपको जो क्वेश्चन है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सीधे सीधे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखिए टू मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, पाथ डिफरेंस शुड बी, क्योंकि इन्होंने n की वैल्यू ऑलरेडी 1 2 3 से दिया है, तो फॉर्मूला आना चाहिए 2n-1 λ/2, ये पाथ डिफरेंस आना चाहिए। ये भी आंसर आता इफ n इक्वल टू हम लोग 0 1 2 3 सो ऑन लेते, और ये आंसर तब करेक्ट है जब n की वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 सो ऑन लेंगे। तो दोनों इस्तेमाल तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो ऑर्डर है, n की जो वैल्यू है वो कहां से शुरू होती है उस पर ये सारा डिपेंड होने वाला है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए, इफ टू लाइट वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट प्रोड्यूसेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस, तो भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना था, पाई, 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन। तो इसका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। गॉट इट, समझ में आ गया, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो स्क्रीन पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल चुका है, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, उस इंटरफेरेंस पैटर्न में जो डार्क ब्राइट है, उसको देने का तरीका, मैथमेटिकली बताने का तरीका एक होता है कि उसकी जो ब्राइटनेस है उसको इंटेंसिटी के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई इंटेंसिटी, यहां पर इंटेंसिटी मैक्स है, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और यहां पर जो इंटेंसिटी है, लाइट जो पहुंच तो रहा है लाइट, लेकिन जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमने वेव्स इस्तेमाल की है उनकी कोई एम्पलीट्यूड होगी, तो जो एम्पलीट्यूड है इनका यहां पर होता है वेक्टर एडिशन, और दो वेक्टर जब ऐड होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है उस एंगल पर सारी चीजें डिपेंड होती है। तो आसान तरीका यही है कि स्क्रीन पर जो रिजल्टेंट मिलने वाला है उसका फॉर्मूला है √(a1² + a2² + 2a1a2 cos phi। cos phi मतलब इन दो वेव्स, ये दो वेव्स यहां पर जब पहुंचने वाली है तो उनमें जो फेज डिफरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, राइट, डिस्ट्रक्टिव के लिए 0 पाई 3 पाई, सॉरी 0 नहीं, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ये आने वाली वैल्यूज। ठीक है, तो ये एम्पलीट रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। इंटेंसिटी रिजल्टेंट I1 + I2 + 2√I1I2 cos phi, ये दो रिजल्ट्स हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी उसकी कुछ स्पेशल केसेस मैंने दे दिया है यहां पर, कौन सी केसेस है जनरल देख लीजिए, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दो तो फॉर्मूले हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जिसे हम लोग ब्राइट बैंड बोलते थे, इसमें फाई की जो वैल्यू है, जो फेज डिफरेंस होने वाला है वो 0 2 पाई 4 पाई इस टर्म में होने वाला है, जो कि 2n पाई है। या फिर पाथ डिफरेंस, इसकी बजाय पाथ डिफरेंस दिया जाएगा 0 2 पाई की जगह पर लैम्बडा आएगा, 4 पाई की जगह पर 2 लैम्बडा आएगा, सो ऑन।
तो देखो इसमें जब हम लोग ये फाई की वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 आती है, cos 0 की वैल्यू 1 आती है, cos 2 पाई की वैल्यू भी +1 ही आती है। ठीक है, तो जब वैल्यूज रखते हैं तो रिजल्टेंट मिलता है a1 + a2, और इंटेंसिटी के फॉर्मूले में अगर फाई की वैल्यू रख दी जाए तो मिल जाएगा √I1 + √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये दोनों ध्यान में रहेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव या फिर हम लोग डार्क बैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाई की जो वैल्यू होगी वो पाई, 3 पाई, 5 पाई ऑड नंबर में होने वाली है, या फिर पाथ डिफरेंस दिया जाएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 सो ऑन। तो आर मिनिमम जो होगा मॉड में a1 - a2 और डिफरेंस होगा एम्पलीट्यूड का, और इंटेंसिटी √I1 - √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। और ये लास्ट केस जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर मान लीजिए दोनों जो सोर्सेस इस्तेमाल किए दोनों की एम्पलीट्यूड अगर सेम हो, a1 a2 अगर दोनों सेम हो, तो रिजल्टेंट का शॉर्टकट फॉर्मूला 2a cos इन ब्रैकेट 5/2 और इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर 5/2। गॉट इट। जैसे मान लो ब्राइट बैंड के लिए पाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई आने वाली है। इस समय में रिजल्टेंट वैल्यू मैक्सिमम जो आएगा वो 4I0 आने वाला है। और मान लीजिए मैं अगर डार्क बैंड के बारे में बात कर रहा हूं तो जो फाई की वैल्यू है पाई, 3 पाई, 5 पाई होने वाला है, सो ऑन होने वाला है। इसमें इंटेंसिटी विल बी, रिजल्टेंट विल बी 0, क्योंकि अगर यहां पर मैं पाई रख देता हूं तो पाई/2 जो होता है तो cos 90 बच्चों 0 हो जाता है, मिनिमम वैल्यू 0 आती है। तो बस इसी का इस्तेमाल हमें अभी करना है। चलो देखो फॉर्मूला एक बार देख लो, आप आपकी नोटबुक में आप उतार लो, इसको सही ढंग से रख लो, इससे शॉर्टकट आप तैयार करना है कि हाँ ये मेरे फॉर्मूले है। और अभी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते आता है क्या, वो देख लेंगे। लास्ट में जो Imax Imin है उनका रेशो पे क्वेश्चन आता है। Imax जो होता था √I1 √I2 ब्रैकेट स्क्वायर, और Imin होता है √I1 - √I2 ब्रैकेट स्क्वायर। या फिर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड √I1 की जगह पर a1, √I2 की जगह पर a2। I1 √I1 देखो ये आ गया एम्पलीट्यूड की टर्म में। चलो बढ़िया है, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहां पर अभी मैंने बच्चों क्या किया है, इसमें आपको दिखेगा ये सीईटी का क्वेश्चन है प्रॉपर, और ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये जेई की शिफ्ट पे दिया है कि ये जेई में से क्वेश्चन आया है। जेई के क्वेश्चन अभी इसमें क्यों इंक्लूड किया, मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए जो जेई के और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस साल आ भी जाए, और पैटर्न आपको फॉलो करना है, फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, और बस उसी बेसिस पर आपको इसका काम करते रहना है। ठीक है, तो चलो देखो क्या होगा। अगर इंटेंसिटी, टू कोहेरेंट सोर्सेस हैव सेम इंटेंसिटी, तो इंटरफेरेंस पैटर्न will have a minimum intensity as 0. What will be the intensity maximum? तो देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये कब बात कर रहे हैं, when I1 = I2 = I0, तब ये शॉर्टकट हमने दिया था। तो मैक्सिमम के लिए अगर बात करें बच्चों तो cos की वैल्यू 1 आती है, तो फिर रिजल्ट रहता है सिर्फ 4I0, तो रिजल्ट 4I0 ही आना चाहिए इसका। गॉट इट, ये समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, बस देखो अभी यहां पर किया ब्राइट बैंड के लिए 0 था, ब्राइट बैंड के लिए 4I0 आया, राइट। उसी तरीके से देखो अभी नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज 4I and 9I सुपर इम्पोज मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग बीम। तो रिजल्टेंट जो तैयार होने वाला है उसका IR = हमारा फॉर्मूला था I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos 5। इसका हमें इस्तेमाल करना है। किस तरीके से करना है देखो, I1 की जगह पर रख दो 4I, I2 की जगह पर रख दो 9I + 2 √4I मल्टीप्लाई बाय 9I, और यहां पर आ गया बच्चों cos। अच्छा cos 5 जो था cos 0 रख देता हूं, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए जो cos की वैल्यू थी ये आने वाली है। ठीक है, या फिर देखो कैसा है, मैक्सिमम पॉसिबल पूछा था तो मैं इतना लंबा नहीं करने वाला हूं। इसका देखो Imax का जो फॉर्मूला था, Imax वाज √I1 + √I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो सबसे बेस्ट हो जाएगा √I1 4I + √I2
9i, इनका स्क्वायर करवा दो। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा 2 रूट आई प्लस 9 का आउट ऑफ रूट देखिए 3 और ये स्क्वायर और रूट आई बाहर निकाल दीजिए तो रूट आई, इनका स्क्वायर अलग से करवा दो। तो कितना आ गया 25 और ये आई। ये इक्वेशन में देखो 25 यहां पर दिख रहा है, बाकी कहीं पर भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि देखो क्या होगा, यहां पर कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि वापस से 25 आया नहीं है, तो 25 एक जगह पर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो चलो आई मीन इक्वल टू रूट आई वन की जगह पर रूट 4i माइनस रूट 9i, क्योंकि हम लोग यहां पर स्क्वायर कर रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। तो ये 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर और ये रूट आई वन, जो रूट आई जो था वो बाहर निकल गया, स्क्वायर करा के आए तो ये आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 आता है तो ये आ गया। तो मतलब 25i और i, ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है। देखो किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझ लो। आपको लग रहा है ये 40-45 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। आपको सिर्फ फोकस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। आपको उस कैटेगरी में बैठना है जो 10% बच्चे हैं, है ना, जो 10% बच्चे 4 लाख 5 लाख कितने भी लाख बैठे, आपको उस 40,000 के अंदर आना है। उसमें भी मैं क्लियरली बता रहा हूं कि आपको पहले 1000 में आना है। पहले 1000 में भी पहले 500 में इंपॉर्टेंट होता है। तो समझने वाली बात है, आपको जो ब्रांच चाहिए उसको मिलना, अगर उसको वो अगर चाहिए आपको तो आपको मेहनत अभी करना पड़ेगा। और शॉर्टकट पे थोड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे काम करो। आपका कितना भी चैप्टर खराब हो, मैं गारंटी देता हूं अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया अपग्रेड होने वाला है। अभी देखिए ये सीईटी का एक क्वेश्चन है जिसमें 2 वेव्स को रिप्रेजेंट करा दिया। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी पूछा गया। एक्चुअल में देखा जाए तो देखो क्या होता है, जब इंटरफेरेंस होता है तो इंटरफेरेंस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो 2 वेव्स है उन 2 वेव्स के बीच में ना कोहेरेंसी होनी चाहिए, मतलब उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए। यहां पर आप देखोगे तो रिजल्ट, अब ये वेव मोशन में तो आने वाला है लेकिन टाइम के साथ यहां दिख रहा है, देखो ये और ये जो है ये दोनों नंबर अलग अलग है। मतलब इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मिलने वाला ही नहीं है, या फिर इतना रैपिड चेंज होने वाला है, रैपिड चेंज कि हम लोग उसको इंटरफेरेंस पैटर्न को, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न को नहीं देख पाएंगे। मतलब बराबर जो पहली फोटोग्राफ दिखाई थी वैसे नहीं, वो फ्लैश चेंज होता रहेगा, फास्ट में चेंज होता रहेगा और हम लोग को एक यूनिफॉर्म दिखेगा। जैसे हम लोग घर में ट्यूबलाइट लगा देते हैं तो यूनिफॉर्म लाइट होता है, बस उसी तरीके से यूनिफॉर्मिलिटी दिखने वाली है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया तो शायद कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो मैं इसको यहाँ पर 10 करा देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी देखो रेशियो ऑफ मैक्स टू मिनिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स और आई मीन, इनका रेशियो अगर मुझे चाहिए तो देखो एम्पलीट्यूड मुझे पता है, वेव में जो वेव आपने पढ़ा है, वेव मोशन जो पढ़ा है आपने, वेव मोशन में ये जो होते थे नंबर एम्पलीट्यूड्स होते थे। तो देखो a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो गड़बड़ नहीं है, देखो इसको समझ लो, 6 + 3 9 हो जाएगा और यहां पर जो है ये -3 हो जाएगा कि जो स्क्वायर में करने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्वायर, तो ये -3 आ गया स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर कितना आ गया 9। सो आंसर कितना आना चाहिए इसका 9:1 आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया यहां पर। तो अभी क्या है यहां पर देखिए 178 नंबर का क्वेश्चन समझ लीजिए। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन समझ लो इसको। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दिख रहा होगा आपको, इसको ऐसे कर लेता हूं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 178 जो है, अच्छा ये आपको वापस से प्रिंट भी करना होता है तो मैं है वैसे ही इसको दे देता हूं। सॉरी, चलो ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं। तो 178 को यहां पर सॉल्व करने के लिए लेते हैं। The two light beams having intensities I and 9i interfere to produce a fringe pattern on the screen. The phase difference between the beams is π/2 at a point P and π at point Q. अभी ये क्वेश्चन समझ लो क्या है। ये स्क्रीन है और स्क्रीन पर कहीं एक इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, जहां पर इन्होंने बताया कि पॉइंट P, यहां पर 2 वेव्स पहुंच तो रही है लेकिन इनका फेज डिफरेंस दिया गया है π। और कोई अलग लोकेशन है, जैसे कि मान लो यहां से कहीं
यहाँ पर या यहाँ पर ले लीजिए, ये दो वेव्स जो पहुंच रही है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट को नाम दे दिया Q, यहाँ पर फेज डिफरेंस है इनका अच्छा, यहाँ पर π/2 है पॉइंट P पर और पाई एट Q। ओके, तो अभी इनके डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज, तो डिफरेंस पूछा गया है, दो इंटेंसिटीज के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए समझ लो। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P I1, फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। I1 की जगह पर रख दो बच्चों I प्लस 9I प्लस 2 रूट I रूट 9I और कॉस कितना, तो फेज डिफरेंस दिया है इन्होंने π/2। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पे कितना हो गया, तो ये आ गया बच्चों 10I प्लस ये देखिए ये 2 और आउट ऑफ रूट ये जो होगा ये 3 होगा और रूट ऑफ आई आई हो जाएगा और ये तो 0 हो गया cos π/2। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P जितना बन रहा था वो बन रहा है 10I, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अभी इंटेंसिटी एट पॉइंट Q कितना बन रहा है, तो Q के लिए देखो क्या होगा, I1 की जगह पर I, I2 की जगह पर 9I प्लस 2 रूट I1 रूट I2 की जगह पर 9I कॉस, तो देखो फाई वैल्यू कितना है, तो इन्होंने पाई बताया, तो चलो ठीक है, पाई इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन हो गया, ये 10I हो गया और यहाँ पर कॉस पाई माइनस होता है, तो माइनस ये 3 बाहर निकल गया तो 6 और ये I, मतलब ये 4I आ गया। तो एट Q इंटेंसिटी इज 4I और एट P इंटेंसिटी वॉज 10I। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस के लिए रिजल्ट कुछ इस तरीके से तैयार होगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट P माइनस इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, अगर बात करें तो 10I माइनस 4I यह आ जाएगा 6I, 10I माइनस 4I यह आ जाएगा 6I, तो 6I कहीं पर दिख रहा है क्या, तो यस एट पॉइंट B हमें दिख रहा है, यह आ गया इसका रिजल्ट। गॉट इट, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहां पर वो ये है कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विथ 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 4:1। इंटेंसिटी रेशियो 4:1 मतलब I1 और I2 इनका रेशियो इन्होंने 4:1 बताया। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट Imax प्लस Imin बाय Imax माइनस Imin। तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझ लो। सबसे पहले Imax बाय Imin का एक्चुअल फॉर्मूला में लिख देता हूं जो कि इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी था, तो रूट I1 प्लस रूट I2 ब्रैकेट स्क्वायर बाय रूट I1 माइनस रूट I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे I1 के सामने 4 दिख रहा है तो 4 प्लस I2 के सामने 1 दिख रहा है तो 1, इसका स्क्वायर लिख दो सीधे सीधे। फिर रूट ऑफ I1 की जगह पर 4 माइनस I2 की जगह पर 1, इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना है 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर और नीचे आ गया 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट कितना बन रहा है, ये 3 हो गया, नीचे 1 हो गया तो 9:1 आ गया। तो Imax बाय Imin अगर आप देखो तो Imax बाय Imin के सामने आपको दिखने वाला है 9:1। अच्छा इनका जो सवाल है उस पर जाते हैं, Imax प्लस Imin, Imax प्लस Imin डिवाइडेड बाय Imax माइनस Imin लिख देता हूं। तो हैंडल कैसे करना है, Imax के सामने नंबर था 9, Imin के सामने नंबर था 1, डिवाइडेड बाय अगेन 9 माइनस 1, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय 8 जो कि होता है 5 डिवाइडेड बाय 4। तो इनका कहना है कि ये जो रिजल्ट है दिस रिजल्ट इज एक्चुअली इक्वल टू 5/x। इनका कहना है कि ये जो रिजल्ट मिलेगा ये 5/x होगा। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, तो सीधे सीधे 5/4 को कंपेयर करो 5/x के साथ में, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 4 आने वाली है। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये जो सवाल है जो जेई के लिए सवाल बनाए हैं यही आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको सीईटी में भी सवाल पूछे जाएंगे। ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये समझ में आ रहा सबको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल जो दिख रहा है उसमें चलो कोशिश करते हैं। वापस से सेम वैसी ही सिचुएशन आई है, Imax प्लस Imin बाय Imax माइनस Imin, और जो रेशियो है 4:1 की जगह पर 1:4 दे दिया।
अगर इसको सॉल्व भी करते हैं तो अभी जैसे हम लोगों ने आई मैक्स बाय आई मीन, इनका जो रेशो था वो कितना था बच्चों, देखो 9:1 मिला था, वैसे ही मिलेगा, आप करके देख लो, 9:1 मिलेगा। और जब हमने आई मैक्स प्लस आई मीन किया डिवाइडेड बाय आई मैक्स माइनस आई मीन किया था इसी रिजल्ट को लेकर, तो 5/4 रिजल्ट मिला था हमें। ये समझ में आ रहा है, देखो आई मैक्स प्लस आई मीन, आई मैक्स माइनस 5/x, यही सेम ही क्वेश्चन है 4:1 और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, सेम रिजल्ट आने वाला है। तो 5/4, लेकिन अभी सवाल को इन्होंने चेंज करा दिया, इसको जब भी हम लोगों ने बात किया तो 5/x के साथ कंपेयर किया था, अभी इन्होंने 2α+1 बाय बीटा प्लस 3 के साथ में इक्वेट करा दिया। तो दिक्कत कोई नहीं है, आपको 2α+1 को इक्वेट कराना है 5 के साथ में, इससे 2α = 4 हो जाएगा और अल्फा = 2 हो जाएगा, एक तो ये चीज होगी। फिर बीटा प्लस 3 को 4 के साथ इक्वेट कराना है तो बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अभी सवाल क्या बन रहा है आपका, इन्होंने पूछा है अल्फा बाय बीटा, तो जब हम लोग अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा कर देंगे तो अल्फा डिवाइड बाय बीटा का रिजल्ट 2:1 आ जाएगा, तो 2:1 मतलब यहां पर 2 आप ले सकते हो। गॉट इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज 2 लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज इन द रेशियो, है ना, 9:4 आर अलाउड टू इंटरफियर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मैक्स टू मिनिमम। चलो भाई, आई मैक्स टू आई मीन ये निकालना है, तो √I1 प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर बाय √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये करवा देते हैं। अभी एक बात समझ लो, I1 और I2 जो इंडिविजुअल वेव्स थी इनकी इंटेंसिटीज थी 9:4, तो जहां पर मुझे √I1 दिख रहा है तो √9 I1 की जगह पर प्लस I2 की जगह पर 4 डाल देता हूँ, स्क्वायर करवा देता हूँ, डिवाइडेड बाय √9 माइनस √4 आ गया, इसका स्क्वायर करा देता हूँ, तो ये आ गया 3 + 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ गया 3 - 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 S21 आ गया, तो ये डी ऑप्शन इसका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यह आ गया यहाँ पर, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं, अभी तक जितना बात हुआ है हम लोग का वो बातों को समराइज कर लेते हैं। क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जो दो सोर्सेस है, इन दोनों सोर्सेस से यहां पर जो है ये वेव्स ट्रैवल करते जाएगी। अभी जो चीज मैंने यहां पर लाया वो इस हिसाब से लाया हो कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है या फिर फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है, इनमें सोर्स और स्क्रीन इनके बीच वाला एक पैरामीटर जो हमें कनेक्ट कराता है, तो सोर्स और स्क्रीन इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा हम लोग इसके बाद में कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कराएंगे। तो कैपिटल डी अगर जब आता है तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन आने वाला है। उसके अलावा S1 और S2 ये जो दो सोर्सेस मैंने बताया है, इन दोनों सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज स्मॉल डी। ठीक है, इतना तो आ गया। अभी जो सारी चीजें होगी वो सेंट्रल ब्राइटबैंड से हम लोग मेजर करना शुरू कर देंगे, जितना भी हो सेंट्रल ब्राइटबैंड से मेजर करना शुरू कर देंगे। तो सेंट्रल ब्राइटबैंड से होते हुए मान लीजिए मैं किसी एक ब्राइटबैंड पर पहुंच गया, कौन सी ब्राइटबैंड, तो nth ब्राइटबैंड है ऐसे मान के चलो, nth ब्राइटबैंड, तो मुझे सेंट्रल ब्राइटबैंड से वो कितनी दूरी पर है, उसका पोजीशन क्या है, ये अगर फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला आपने डिराइव किया है, वो होता है n लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसको आप इस तरीके से ध्यान में रखो, n लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, कुछ इस तरीके से ध्यान में रखो तो आपको ध्यान में आएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता था, n लैम्बडा होता था। तो सिर्फ पोजीशन दिखाना है तो n लैम्बडा को कैपिटल डी और स्मॉल डी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कैपिटल डी बाय स्मॉल डी से मल्टीप्लाई कर दो। n की वैल्यू 0 1 2 3, तो ये पोजीशन देने वाला है। उसके अलावा फेज डिफरेंस आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है 2n पाई, पाथ डिफरेंस पढ़ लिया है n लैम्बडा, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है a1 + a2 होता है, अगर दोनों सेम है तो a + a हो जाएगा। इंटेंसिटी मैक्स का फॉर्मूला दिया है, अगर दोनों इंटेंसिटी सेम है तो 4I0 आ जाएगा, ये एक चीज हो गई है। उसी तरीके से अगर मान के चलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए
दो वेव्स कुछ इस तरीके से यहां पर पहुंचने वाली है, सेंट्रल ब्राइट बैंड से उसका पोजीशन क्या है, तो उसका पोजीशन जो होगा वो होगा 2n-1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d, या फिर इसको कुछ इस तरीके से ध्यान में रखो 2n-1 लैम्बडा बाई 2, ये फॉर्मूला था पाथ डिफरेंस का, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कर दो। समझ में आ रहा है? जो पाथ डिफरेंस आपने याद कर लिया है फॉर्मूला, उसको कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसका पोजीशन मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, ये आ गया पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तो सारी चीजें भी दी है। एन की वैल्यू इसमें 1 से स्टार्ट होती है, अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। दोनों इंटेंसिटीज I1 I2 का फॉर्मूला I मिनिमम के लिए दिया है, अगर दोनों इंटेंसिटी सेम हो तो I मिनिमम 0 हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने दे दिया। अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जो फ्रिंज का विड्थ है, जो फ्रिंजेस तैयार हुआ है उस फ्रिंज का विड्थ क्या है। तो इसमें ब्राइट बैंड हो डार्क बैंड हो, इनका फ्रिंज का विड्थ होता है लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इट इज सेम फॉर ऑल फ्रिंजेस, मतलब ब्राइट बैंड, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड और फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड, ये दोनों का क्या होता है बच्चों, सेम होता है। कभी कभी W की जगह पर बीटा भी दिखाया जाता है फ्रिंज विड्थ के लिए, या फिर W और कुछ हद तक दिखाते हैं बीटा भी। ठीक है, तो ये फ्रिंज का विड्थ हो गया, और ये वैक्यूम में है, बात कर रहे हैं हम लोग। अभी देखो मतलब जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है वो हम लोगों ने वैक्यूम में इस्तेमाल किया है, वैक्यूम में पूरा एक्सपेरिमेंट किया है, उस हिसाब से हम लोगों ने वो डिराइव करके दिया है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो JEE PYQ से मैंने लिए हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके CET के लिए, इसका इसी का पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं यहां से। द विड्थ ऑफ फ्रिंज इज 2 mm ऑन द स्क्रीन इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था वही, एंड वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड। मतलब जब मुझे फ्रिंज का विड्थ 2 mm मिला तब वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इस्तेमाल किया। द विड्थ ऑफ फ्रिंज फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर कितना है। तो भाई सीधी सीधी बात है, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला था वो लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इस पर डिपेंड होता है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटली कैपिटल डी और स्मॉल डी, मतलब स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस ना आपने चेंज किया, ना ही दोनों सोर्सेस के बीच का भी डिस्टेंस आपने चेंज किया। तो अभी इसमें इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा आ गया। तो इसको सॉल्व करते समय W2 बाई W1 लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा, W2 निकालना है, इनिशियल था 2 mm, ठीक है, और जो लैम्बडा दिया है आगे वाला वो 600 है, और पहला वाला जो था मतलब 2 mm के वक्त ये 400 है। देखो क्या होगा, ये आ गया, तो W2 जो है ये 2 कैंसिल होने की वजह से यहाँ पर आने वाला है रिजल्ट 3 mm। तो भाई 3 mm का रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। आगे देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। रेशो ऑफ इंटेंसिटीज एट पॉइंट P एंड Q पूछा गया है, जहां पर फेज डिफरेंस जो है, अच्छा सेम एम्पलीट्यूड दिया गया है, R मतलब पॉइंट P पर फेज डिफरेंस π/3 है और पॉइंट Q पर फेज डिफरेंस π/2 है। तो ये आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन हमने अभी देखा है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। इसका जो आंसर आने वाला है वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। इसका आंसर 170 का आपको आना चाहिए B। ये आप एक बार कोशिश तो करो, अगर आपको इसको एक बार कोशिश करना है, इसका रिजल्ट देखिए ये आ सकता है, आपको एक बार कोशिश करना है। फिर 171 देख लीजिए, इसमें क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट इज 2:1। अभी देखो एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए Imax बाय Imean इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर बाय A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का जो रेशो किया था वो A1 बाई A2 रेशो जो था वो था 2:1। तो A1 की जगह पर 2 और 1 यहाँ पर स्क्वायर
2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बच्चों आ गया 3 3 9, 9s2 1। ठीक है, आगे अभी इस क्वेश्चन को आप कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा गया देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम इज 5 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। मतलब ये कैपिटल डी दिया है। फिर इसमें पूछा वेवलेंथ दिया है मोनोक्रोमेटिक का, तो लैम्बडा दिया है। और ठीक है, तो ये जो ये पोजीशन दिया है, मतलब ये वाई दिया है। कौन सी? तो फिफ्थ ब्राइट का मतलब एन की वैल्यू दी है। तो हम लोग इस्तेमाल करने वाला फॉर्मूला y इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड, तो कौन सी ब्राइट बैंड? फिफ्थ ब्राइट बैंड। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा दो मीटर में। एन लैम्बडा 600 नैनो मतलब -9 आ गया। कैपिटल डी जो है ये 1 मीटर दिया है, और दिस इज स्मॉल डी। अभी देखो क्या करना है आपको, कैलकुलेशन नहीं करना है। स्मॉल डी इज इक्वल टू, आपको सॉल्व नहीं करना है, ये डी इधर आ जाएगा, तो इधर नंबर जो बचेगा वो 600 10 पावर -9, और ये 10 पावर यहाँ पर आ गया +2। आपको चारों ऑप्शंस देखना है। चारों ऑप्शन में आपको 6 की ऑर्डर में सॉल्व नहीं करना है। 6 की ऑर्डर में जो बनता है वो 60 माइक्रोमीटर दिख जाएगा। कोई अलग आंसर मैच नहीं होने वाला इसमें, तो सॉल्व मत करो, डायरेक्टली इसका आंसर लिख लो। उसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट होता है। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फोर्थ डार्क बैंड इज फॉर्म्ड अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहां पर इसकी डायग्राम दे देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये, जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहां पर स्क्रीन है, और बच्चों यहां पर होता है सेंट्रल ब्राइट बैंड। यहां पर एग्जैक्टली होता है सेंट्रल ब्राइट बैंड, यहां होता है एग्जैक्टली। और इन्होंने कहा है एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। मान लीजिए यहां इसके सामने S1 S2 में से S1 के एग्जैक्टली यहां पर सामने क्या है? फोर्थ डार्क बैंड है दिया है, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ S1। अभी इसमें देखो क्या होता है, S1 और S2 इनके बीच का डिस्टेंस होता है D। तो समझने वाली बात यह है कि अगर ये D है तो भाई ये डिस्टेंस तो D/2 होना चाहिए। लेकिन फॉर्मली बाय रूल अगर बात करें तो ये पोजीशन ऑफ nth डार्क बैंड अगर बात करें तो फॉर्मूला आता है 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D/2D। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो मैं अगर इसका इस्तेमाल करता हूं तो पोजीशन ऑफ nth डार्क बैंड, तो कौन सी डार्क बैंड है? तो फोर्थ डार्क बैंड है। इसका पोजीशन क्या है? तो सेंट्रल ब्राइट बैंड से यहां पर है। कितना दूर है? तो भाई इससे रेडिली आंसर मिल रहा है कि D/2 डिस्टेंस पर है। तो D/2 इज इक्वल टू कौन सा डार्क बैंड? फोर्थ। सो 2 × 4 - 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2D दिया है। देखो ये 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल डी, ये डी इधर आ गया तो D² इज इक्वल टू ये आ गया 7 लैम्बडा कैपिटल डी। तो क्वेश्चन पूछा गया है लैम्बडा, लैम्बडा इज D² कैपिटल, सॉरी D² कैपिटल डी। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक क्वेश्चन 2024 वाला क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इफ फिफ्थ ब्राइट बैंड विथ वेवलेंथ λ1 coincides with सिक्स्थ डार्क बैंड विथ वेवलेंथ λ2। ऐसे मान के चलो कि स्क्रीन पर यहां कहीं पे अभी दोनों के सेंट्रल ब्राइट बैंड एक ही जगह पर हो गए, लेकिन कहीं इस जगह पर इनका कहना यह है कि फिफ्थ ब्राइट बैंड ऑफ λ1 आ रहा है, तो इसी जगह पर सिक्स्थ डार्क बैंड ऑफ λ2 आ रहा है। अभी इन दोनों का डिस्टेंस अगर बात करें तो ये दोनों का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से एक ही हो रहा है। तो आप ये कर रहे हो, ये कह सकते हो कि पोजीशन ऑफ
फिफ्थ ब्राइट बैंड ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 1 और पोजीशन ऑफ सिक्स्थ डार्क बैंड ऑफ लैम्बडा 2, ये दोनों सेम है, लेकिन पोजीशन का फॉर्मूला ब्राइट बैंड के लिए होता है एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और डार्क बैंड के लिए होता है 2 एन माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 डी। ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल किया? सिक्स्थ डार्क बैंड, तो डार्क बैंड एन 6 है, लेकिन वेवलेंथ भी अलग है ना, ये लैम्बडा 2 था, लैम्बडा 2 कैपिटल डी, ठीक है। तो कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ये आ गया 5 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 11 बाई 2 लैम्बडा 2। तो लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 अगर लिखता हो तो ये 11 बाय 10 आना चाहिए, यहां पर 11 बाय 10, सी ऑप्शन इसका आना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन का जो वेटेज है, ये कई बार जेई में तो क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग ये पूरा के पूरा सेटअप, पूरा के पूरा एक्सपेरिमेंट, जब हम लोग, ये शायद दिख गया नहीं, मुझे पता नहीं, चलो मैं बता दूं क्या है। ये सेटअप है एयर में या फिर वैक्यूम में लेते हैं, और इस सेटअप को किसी लिक्विड के अंदर या मीडियम के अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो वैक्यूम में जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसी सेटअप को हम लोग जब लिक्विड में डालते हैं तो इसका वेवलेंथ में फर्क पड़ता है। वेवलेंथ जो होता है वो रिड्यूस्ड होती है बाय फैक्टर ऑफ म्यू, जो कि होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि फ्रिंज विड्थ अगर मीडियम कोई है, उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, तो ये जो फ्रिंजेस थी, इन फ्रिंज की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, कितने से? जो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ था उसको डिवाइडेड बाय म्यू कर दो, ये ध्यान में रहेगा आपको। जो भी फ्रिंज विड्थ था उसको डिवाइडेड बाय म्यू करना है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें सेटअप जो है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर ले जा रहे हैं। मतलब आप वैक्यूम में से डेंसर मीडियम में जब जाते हो तो फ्रिंज की विड्थ घटती है। अगर आप रिवर्स करा दो, मतलब लिक्विड में से आप वैक्यूम में निकाल दो, तो लिक्विड में से वैक्यूम में जब लाते हैं तो इसका फ्रिंज विड्थ वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब जब रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो रेयरर टू डेंसर में फ्रिंज विड्थ घटेगा, और डेंसर टू रेयरर जब आ रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। यहां पर अच्छा, ये क्वेश्चन करने के पहले हम लोग इसका एंगुलर विड्थ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मतलब जो फ्रिंजेस दिख रहा है तो फ्रिंजेस का एंगुलर विड्थ कैसे आता है। जैसे एग्जांपल ये पेन है, तो ये पेन मैं देख रहा हूं, तो ये पेन का विड्थ तो दिख रहा है मुझे, लेकिन इसका और एक विड्थ होता है जिसे कहा जाता है एंगुलर विड्थ। ये क्या होता है वो समझ लो। मान लीजिए ये मैंने पेन यहां पर दिखा दिया आपको, और ये पेन मैं यहां से देख रहा हूं, जहां से देख रहा हूं इसमें क्या हो जाएगा ना बच्चों, टॉप पे से जो एक रे आ रही है और बॉटम में से जो रे आ रही है, इन्होंने दोनों ने मिला के एक एंगल तैयार कर लिया, मान लीजिए इसको बोल दिया मैंने अल्फा। तो ये जो पेन था, ये पेन का लीनियर विड्थ है, ये पेन का लीनियर विड्थ है, और जो दो फिजिकली जो रेज आ रही है, इन दोनों ने मिला के जो एंगल तैयार कर लिया उसको कहा जाता है एंगुलर विड्थ। तो जैसे फ्रिंजेस यहाँ पर थे, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस जो भी थी, तो हम लोग ये स्लिट का एग्जैक्ट सेंटर लिया, यहां से एक बैंड को देखा, दूसरी बैंड को देखा, और इनके बीच में मान लीजिए ये दोनों डार्क बैंड है तो इनके बीच में होगा ब्राइट बैंड। तो ब्राइट बैंड का एंगुलर विड्थ कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो कैसे, अल्फा बहुत छोटा होता है तो अल्फा इज अपोजिट साइड विच इज फ्रिंज विड्थ W डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो बीटा बाय W रख लो, या फिर सॉरी बीटा बाय कैपिटल D रख लो, बीटा बाय कैपिटल D रख लो, या फिर फ्रिंज विड्थ W बाय कैपिटल D रख लो। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d था, और ये डी कैंसिल हो गया, तो आ गया लैम्बडा बाय स्मॉल d। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ डिवाइडेड बाय ये दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट स्मॉल d। गॉट इट, लैम्बडा डिवाइडेड बाय स्मॉल d आ गया यहां पर। अभी देखो इसमें, तो इसको भी मैं ऐसे दिखा देता हूं कि मान लो अगर ये पूरा सेटअप मैं लिक्विड के अंदर ले जाऊं तो अल्फा डैश
जो ओरिजिनल एयर में जो एंगुलर विड्थ थी अल्फा, उसको डिवाइड बाय करना है म्यू। तो अल्फा अगर एंगुलर विड्थ है एयर में, वैक्यूम में, तो मीडियम के अंदर अगर पूरा सेटअप लिखे जाए तो उसका एंगुलर विड्थ भी चेंज होने वाला है बाय फैक्टर ऑफ म्यू। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया है देख लो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। एंगुलर विड्थ मतलब अल्फा दिया है 0.2 डिग्री, ठीक है। ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 600 नैनोमीटर, लैम्बडा दिया गया। इफ द एंटायर apparatus इज इमर्स्ड इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू दिया है। तो क्वेश्चन इज अबाउट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। अभी इसमें कई सारा डेटा जो दिया है वो मिसलीड कर रहा है, उसका इस्तेमाल होने ही वाला नहीं है। तो आपको करना यही है भाई, अल्फा डैश इक्वल टू ओरिजिनल जो एंगुलर विड्थ था उसको डिवाइडेड बाय म्यू करवा दो। कितना था 0.2 डिग्री, डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में डाला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था। तो ये देखिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 आ गया, 0.6/4 आ गया। तो 0.15 डिग्री आना चाहिए इसका आंसर, 0.15 डिग्री आना चाहिए। फिर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज, फ्रिंज विड्थ ये जेई वाला क्वेश्चन है, फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ दिया है 12 mm। इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो द फ्रिंज विड्थ बिकम्स, तो W डैश इज W बाई म्यू करना पड़ेगा। तो 12 mm डिवाइडेड बाई ये 4/3 कर लो, तो ये 9 mm आना चाहिए, 9 mm आना चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी काफी हेल्पफुल है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लो। जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग डार्क ब्राइट फ्रिंज देखते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग विद हेल्प ऑफ आईपीस। तो आईपीस के अंदर देख लो, मान लीजिए ये आईपीस का जो पर्टिकुलरली क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस है ये तो फिक्स हुआ। अगर मैं इसको इल्यूमिनेट करता हूँ एक्सपेरिमेंट को विथ पर्टिकुलर वेवलेंथ λ1 और फिर सेकेंड टाइम विथ वेवलेंथ λ2, तो होगा क्या, जिसका वेवलेंथ कम है उसका ज़्यादा फ्रिंजेस एडजस्ट होगा क्योंकि इसका फ्रिंज विड्थ कम है, तो इसी पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा फ्रिंजेस एकोमोडेट होगी। लेकिन जिसका फ्रिंज विड्थ बड़ा है उसके कम नंबर, तो देखो यहाँ पर ब्लू और रेड मैंने दिया है, तो रेड का जो है कम फ्रिंजेस एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें सेम y है लेकिन n1 λ1 कैपिटल D बाय स्मॉल डी, ये फॉर्मूला है इस पोजीशन के लिए, और y इक्वल टू n2 λ2 कैपिटल D बाय स्मॉल डी आया। तो दोनों y सेम है, तो आपको लिखना है n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई सेम सेटअप है, सेम सेटअप को इल्यूमिनेट किया पहले एक वेवलेंथ से और फिर दूसरी वेवलेंथ से, तो इनके नंबर कितने फ्रिंजेस एडजस्ट होने वाले हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी देखो क्या होगा, इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड विच फ्रिंज नंबर ऑफ n1 ऑफ वेवलेंथ λ1 कोइंसाइड्स विद फ्रिंज नंबर n2 ऑफ वेवलेंथ λ2। इसको ऐसे समझाता हूं मैं, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, YDAC एक्सपेरिमेंट है और इसमें दो वेवलेंथ इस्तेमाल किया, 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड विच फ्रिंजेस कोइंसाइड्स, तो मुझे यहां पर इस्तेमाल करना है n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2, इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा इसका इस्तेमाल करना है तो n1 λ1 6000, n2 और ये आ गया 4000, क्योंकि देखो n1 3 इज इक्वल टू n2 इंटू 2, ये नंबर आने वाला है। अब इसको हैंडल कैसे करना है वो समझ लो, n1 बाई n2 इज इक्वल टू 2/3 आने वाला है। तो मीनिंग क्या हो रहा है वो देख लो, n1 किसको रिलेट कर रहा था, तो n1 6000 को रिलेट कर रहा था। n1 जो था वो 6000 एंगस्ट्रॉम के बारे में बात कर रहा था और n2 जो है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से रिलेटेड था। तो समझ लो बात कैसे करना है, या तो ऐसे भी लिख लो क्योंकि इक्वल टू साइन है तो नंबर बड़ा है तो ये नंबर छोटा होना चाहिए, यहाँ पर 4000 है तो ये नंबर n2 बड़ा होना चाहिए ताकि इक्वल टू साइन मैच हो पाए। लेकिन वैसे ना करते हुए ऐसे देख लो, यहां पर दिख रहा है ये n1 के आगे जो नंबर दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, मतलब सेकेंड
ब्राइट बैंड ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, N1 के आगे 2 है, तो सेकेंड ब्राइट बैंड ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम coincides with third bright band of 4000 angstrom. ओके, सो सेकेंड ब्राइट बैंड ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम वाला सेकेंड ब्राइट बैंड किसके साथ मैच कर रहा है? थर्ड ब्राइट बैंड ऑफ 4000। अच्छा, अगर ये आंसर ना हो तो क्या करें? इसी को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से, या लिख लो आप, या फिर लिख लो आप, देखो ये 4 2 4 6, तो 3 6 9, देखो नंबर आ रहा है, या फिर मतलब क्या हो रहा है? फोर्थ ब्राइट बैंड ऑफ 6000 coincides with सिक्स्थ ब्राइट बैंड ऑफ 4000, या फिर सिक्स्थ ब्राइट बैंड ऑफ 6000, 6 ऑफ 6000 coincides with नाइन्थ ब्राइट बैंड ऑफ 4000। समझ में आ रहा है? तो नंबर जो है ना N1 N2, छोटा नंबर बड़ी वेवलेंथ को दे दो और बड़ा नंबर छोटी वेवलेंथ को देना शुरू कर दो, तो इस तरीके से कौन कैसा मैच कर रहा है यह आपका रिजल्ट यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। चलो, सेम रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, सेम क्वेश्चन का इस्तेमाल, मुझे मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है यहां पर उसी को इस्तेमाल करना है। इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 was used. It was then replaced by green light of wavelength 5200. Value of n for which n+1 of green bright band would coincide with nth red bright band. तो nth lambda of red is equal to n+1 lambda of blue बताया गया। तो कैसे करना पड़ेगा? n लैम्बडा रेड का कितना है भाई? 6500 इज इक्वल टू n+1, वेवलेंथ ऑफ ब्राइट कितना बन रहा है? 5200, तो चलो ये 2 0 चला गया, तो 65n इज इक्वल टू 52n प्लस 52 आ गया, 52n को इधर ला लो, 65n माइनस 52n इज इक्वल टू आ गया 52, तो कितना आ गया ये? 13, तो n आ गया 4। गॉट इट? तो n की वैल्यू 4 आ गई है, तो क्वेश्चन पूछा गया है द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n पूछा गया है, तो n इक्वल टू आ गया 4 नंबर, n वैल्यू आ गया 4 नंबर। ठीक है, उसके आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर वेवलेंथ लैम्बडा 1, nth bright fringe is obtained at point P on the screen keeping the same setting. Source of light is replaced by wavelength lambda 2. So lambda 1 के लिए n और lambda 2 के लिए n+1 आ गया। ठीक है, the value of n is lambda 1 n minus lambda 2 n is equal to lambda 2, तो lambda 1 माइनस lambda 2, lambda 2 तो n इज इक्वल टू lambda 2 बाय lambda 1 माइनस lambda 2 हो गया। यह आ गया आपका बी आंसर। ठीक है, ओके ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको जरा कोशिश करो आप लोग, ये हो गया है क्वेश्चन, इसके पहले ये नहीं करना है। चलो डाइफ्रैक्शन पर आ जाते हैं। तो डाइफ्रैक्शन वाली जो फिनोमिनन होती है ये मैं थोड़ा आसान कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि डाइफ्रैक्शन कई बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट चला जाता है और कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो थोड़ा हम लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा आसान तरीका बात करते हैं जिस पर क्वेश्चन आता है। तो पहले डाइफ्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, जैसे यहाँ पर स्लिट है जिसका ओपनिंग देखो, हमने जब
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर इंटरफेरेंस पढ़ा, तो इंटरफेरेंस में हम लोग 2 सोर्सेस चाहिए थे और 2 सोर्सेस के लिए 2 स्लिट्स हम लोगों ने इस्तेमाल किया। यहाँ पर सिंगल स्लिट है और इस सिंगल स्लिट का जो ओपनिंग होगा इसको हम लोग स्मॉल ए बोल देंगे। ये जो अपर्चर, ये जो ओपनिंग होगा उसको हम लोग स्मॉल ए बोल देंगे, और दूसरा सोर्स और स्क्रीन इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कैपिटल डी बोल देंगे। अभी स्क्रीन पर क्या होगा, स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलता है। सेंटर में जहां से लाइट आ रहा है वहां पर एक ब्राइट स्पॉट मिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, लाइट इतना ही मिलना चाहिए था, लेकिन लाइट की जो बेंडिंग वाली प्रॉपर्टी इसकी वजह से हमें मिल रहा है और कुछ मैक्सिमास मिल रहे हैं। और ये जो मैक्सिमा हमें मिल रहा है, तो देखो इसमें ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। अब सोचोगे कि ये डायग्राम किससे रिलेट कर रही है। देखो भाई सीधी सी बात है, यहां पर ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है और जैसे हम लोग आगे बढ़ने वाला है इसका ब्राइटनेस अभी इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो ब्राइटनेस है इसका कम 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 होते जाता है। तो ब्राइटनेस कम होगा तो इसका जो हाइट है वो कम होते जाएगा। अच्छा, जो सवाल आने वाला है वो इससे रिलेट होने वाला है कि पहला सवाल कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसका विड्थ कितना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा इन दो पहले मिनिमा के बीच में, ये मिनिमा फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, इन दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में कौन है, सेंट्रल मैक्सिमा। दूसरा, ये विड्थ मैक्सिमा जो बाकी मैक्सिमा है जो है फर्स्ट मैक्सिमा, इसको सेंट्रल बोला गया, बाकी के जो है फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड, थर्ड, इन मैक्सिमा की विड्थ कितनी है। आप देखो तो इसका विड्थ ज्यादा है, लेकिन बाकी इसका विड्थ, ये विड्थ, बाकी सारे की विड्थ जो है सेम है। तो प्रिसाइजली हम लोग डायरेक्ट काम करना शुरू करते हैं इस पर। वो ये है कि यहां पर देखिए ये स्लिट है, ये ओपनिंग है ए, यहां से यहां तक का सोर्स से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस है कैपिटल डी, और इसका सेंट्रल पॉइंट यहां से ये फर्स्ट मिनिमा और ये यहां पर फर्स्ट मिनिमा, इन दोनों के बीच में मैक्सिमा। इंटेंसिटी देखो कम कम होते जा रहा है, तो इंटेंसिटी यहां पर सबसे ज्यादा है, इंटेंसिटी इसका कम है, इसका कम है, कम कम होते जा रहा है। लेकिन विड्थ के बारे में देख लीजिए क्या होगा, विड्थ लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की जगह पर स्मॉल ए आ गया। ये तो फॉर्मूला आपने अभी भी पढ़ा है कि जो विड्थ ऑफ फ्रिंज होता था लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता था, स्मॉल डी की जगह पर सिर्फ आ गया ए। तो जितने मैक्सिमा है सेकेंडरी मैक्सिमा बोला जाता है, जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमास बन रहे हैं इन सब का विड्थ होता है सेम, इन सब का विड्थ होता है सेम। उसके अलावा जो सेंट्रल मैक्सिमा है, इस सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ जो है इससे डबल होना चाहिए, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, गॉट इट। और एंगुलर विड्थ जो अभी हमने पढ़ा था लैम्बडा बाय स्मॉल डी था, तो इसकी जगह पर लैम्बडा बाय स्मॉल ए आना चाहिए, लेकिन डबल करना पड़ेगा। डबल क्यों, तो देखो यहां से हम लोग देख रहे हैं ऊपर और नीचे का मिला के एंगल जो होता है ये थीटा होता है, ये थीटा होता है, तो इसको कहा जाता है 2 थीटा। तो एंगुलर विड्थ जो होता है 2 थीटा, या फिर मैं इसको फाई बोल देता हूं, फाई इक्वल टू लैम्बडा बाय, देखो हाँ आपने अल्फा इक्वल टू लैम्बडा बाय डी पढ़ा था, तो लैम्बडा वैसे रखना है, स्मॉल डी की जगह पर ए कर देना है, और ये अल्फा की जगह पर मैंने यहां पर फाई डाल दिया, या फिर चलो अल्फा ही लिख देता हूं, अल्फा ही लिख देता हूं, 2 थीटा की जगह अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला लैम्बडा बाय डी की जगह लैम्बडा बाय ए, और इसमें भी इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर और नीचे मिला के ये आ गया एंगुलर विड्थ, गॉट इट। ये फॉर्मूला याद रहेगा। अभी देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये फ्रिंज विड्थ वाले जितने फॉर्मूले हैं उसमें देखिए विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो आपका एक सवाल जो बनता है कि भाई पहले हम लोगों ने रेड वेवलेंथ डाला था तब विड्थ अलग था, अभी ब्लू डाल दिया, तो विड्थ में क्या फर्क पड़ रहा है, विड्थ इंक्रीज हो रहा है उसका विड्थ या डिक्रीज हो रहा है, तो विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ रेड जो होता है वेवलेंथ ऑफ वायलेट से ज्यादा होता है, वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा होता है विजिबल में, तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसका फ्रिंज विड्थ जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसका विड्थ जो होगा ज्यादा होगा। दूसरा, अगर ये जो ओपनिंग है जिसको हम लोगों ने स्लिट बोला है, ये स्लिट का ओपनिंग हम लोग अगर कम करते हैं, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू को घटाते हैं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ता है। ये जो फ्रिंज विड्थ है ना, ऐसे नहीं होगा कि इसको घटाया तो ये भी कम होगा, ऐसे नहीं होता है, ये कम हुआ ये कम नहीं होगा, ये कम हुआ ये बढ़ते जाएगा। यही तो इंपॉर्टेंट है डाइफ्रैक्शन में। तो विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसको ध्यान में रखो। यहां पर दिया एक रिप्रेजेंटेशन, विड्थ जो है स्लिट विड्थ के हिसाब से स्लिट विड्थ घटा दिया, तो यहां पर जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये बढ़ गया है, ठीक है। दूसरा, पोजीशन से रिलेटेड, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वहां से पोजीशन मेजर करना होता है। तो हम लोग अगर ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ऐसे nth मिनिमा की पोजीशन अगर निकालना है, तो जो कंस्ट्रक्टिव वाला केस था, ब्राइट बैंड वाला केस था,
वो ब्राइट बैंड जहां पर मैक्सिमा मिलता था वो यहां पर मिनिमा के लिए आ गया। तो ब्राइट बैंड वाली जो किस्सा था वो यहां पर मिनिमा के लिए आया। तो ये nth मिनिमा अगर होता तो n लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल a, और कंपलसरी आप देखो n की वैल्यू 1 से शुरू होती है यहां पर डायफ्रैक्शन में। ये थोड़ा कंपैरिजन कर लो। और अगर मिनिमा की मैक्सिमा की पोजीशन चाहिए मुझे, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा, तो जैसे वहां पर मिनिमा की केस डार्क बैंड की केस थी, यहां पर डार्क बैंड की जगह पर सिचुएशन रिवर्स करा दी। तो मुझे अगर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा चाहिए तो 2n+1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2a, सेम रिजल्ट लेकिन माइनस की जगह पर प्लस, और कंपलसरी n की वैल्यू कहां से शुरू कर दिया, 1 से शुरू कर दिया। तो डायफ्रैक्शन में n की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। ठीक है, डायफ्रैक्शन n इक्वल टू 1 से शुरू होता है और इंटरचेंज हो गई इनकी सिचुएशन। जो ब्राइट बैंड के लिए था वो यहां पर डार्क मिनिमा के लिए आ गया, जो वहां पर डार्क बैंड के लिए था यहां पर मैक्सिमा के लिए आ गया। उसके अलावा यहां से अगर एंगल वाइज हम लोग देखते हैं तो जो पाथ डिफरेंस होता है इसका और एक फॉर्मूला होता है a sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। हमें पता है n लैम्बडा हम लोग मैक्सिमा के लिए देते थे, लेकिन यहां किसके लिए दिया, मिनिमा के लिए। और मैक्सिमा जो है उसके लिए आता है 2n+1 लैम्बडा बाय 2। इसको याद कर लो, इसको कहीं पे लिख लो बच्चों, सही ढंग से लिख लो। ये जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट मैंने यहां पर करा के दिया। अभी इसी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर बात कर लूं, ये लेंस जो इस्तेमाल होता है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में, इस लेंथ का फोकल लेंथ करीबन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन ही लिया जाता है। तो कंफ्यूज ना हो, कई बार अगर पूछ लिया जाए कि फोकल लेंथ ही दिया जाए तो फोकल लेंथ यू कैन रिप्लेस बाय कैपिटल डी, और या फिर कैपिटल डी की जगह पर फोकल लेंथ डाल दो। क्वेश्चन देखो यहां पर, इन फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन स्लिट विड्थ, मतलब ये दिया है स्मॉल ए, स्क्रीन जो है 2 मीटर पर है, वेवलेंथ लैम्बडा दिया है, देन डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम ऑन इधर साइड। भाई फर्स्ट मिनिमम इधर साइड मतलब यहां से देखो तो ये फर्स्ट मिनिमम यहां पर है और ये फर्स्ट मिनिमम यहां पर है। तो इन दोनों के बीच का मतलब फ्रिंज, ये सेंट्रल मैक्सिमा का वेट जो कि फॉर्मूला था तो लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल है। बस यही पूछा है, वेट पूछा गया। देखो ये थीटा तो दिया है मान लीजिए, लेकिन क्या है सवाल में, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन इधर साइड, इन दोनों मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा जो बन रहा है उसका विड्थ कितना आ रहा है, 2। अभी देखो अलग अलग नंबर है तो बेफजूल में आप कुछ मत कैलकुलेशन में करो। 55,100 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट नहीं करता हूं। कैपिटल डी 2 मीटर बाय स्मॉल डी की जगह पर ए की जगह पर आ गया 0.5 mm। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया, बाकी जो था बाकी कन्वर्शन कुछ जो भी होगा, मैं 44 नंबर पे ध्यान दूंगा। 44 नंबर पे अगर ध्यान दूं तो एक ही नंबर आ रहा है। हाँ, अगर 4.4, 44, 440 ऐसे कोई नंबर आते तो मैं प्रिसाइजली सॉल्व करता, लेकिन प्रिसाइजली मुझे सॉल्व करना नहीं है। रफली मुझे 4 नंबर दिखना चाहिए, उसमें से एक अंदाज आना शुरू हो जाएगा। ये जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ falls normally on a single slit produces diffraction pattern. It is found that the second diffraction minimum is at 60 degree and central maximum from the central maximum. If first minimum produced at theta 1 then theta 1 is. तो देखो भाई मिनिमा के लिए a sin theta इक्वल टू n लैम्बडा वाला किस्सा इस्तेमाल करना है। तो a sin 60 इज इक्वल टू, जब 60 डिग्री था तब कौन सा डायफ्रैक्शन चल रहा था, सेकेंड डायफ्रैक्शन मिनिमम था तो 2 लैम्बडा डाल दिया मैंने। और a साइन जब थीटा था, थीटा 1 था तो कितना, तो ये फर्स्ट मिनिमा था 1 लैम्बडा। तो साइन थीटा 1 बाय साइन 60 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो साइन थीटा 1 साइन 60 इधर आ गया जो कि √3/2 था, तो ये आ गया √3/4 साइन थीटा 1। अभी ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा अंदाज लेना है और अंदाज लेके ही इसका आंसर निकालना पड़ेगा।
तो देखिए कैसे होगा। अभी आप एक बार कैलकुलेटर पे भी करके देख लीजिएगा, अदरवाइज इसके लिए कोई ऐसा मेथड तो नहीं है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि साइन 0 है, साइन 31/2 होता है, जैसे कि 0.5 होता है। मतलब ये नंबर जो मिलेगा, ये जो नंबर मिलेगा 1.732/4 मिलेगा। 0.433 आ जाएगा। तो 0.4 है, मतलब इन दोनों के बीच में, तो 0 और 30 डिग्री के बीच में 20 और 25 आने वाला है। लेकिन ये बहुत ही करीबी अगर बात किया जाए तो यस, ये 30 के करीब है, 0.433। तो 30 के करीब वाला नंबर बात करें तो 25 डिग्री आप ले लो, यही चॉइस लेना पड़ेगा आपको, या फिर करके देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद में देखो ये रेलेस क्राइटेरिया क्या होता है, इस पर भी सवाल बनते ही बनते हैं। ये क्राइटेरिया क्या होता है देख लो। जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न था कि छोटा सा ओपनिंग जो है उसमें से जो लाइट आता है वो इंटेंसिटी पैटर्न तैयार करता है। तो हम सेंट्रल ब्राइट बैंड जो होता है उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत दूर कोई कार है, कार के 2 हेडलैम्प है, हम लोगों को यहाँ पर दोनों हेडलैम्प एक सिंगल एंटिटी दिख रही है, सिंगल ही दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे कार नजदीक आएगा हमें ये 2 अलग अलग लैंप है ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो बहुत दूर है तो उससे क्या हो रहा है, मान लीजिए एक बल्ब से, एक बल्ब का इंटेंसिटी पैटर्न ऐसा होता, ये एक बल्ब का, और दूसरा जो बल्ब है उसका इंटेंसिटी पैटर्न भी ऐसे ही है, लेकिन दोनों इंटेंसिटी पैटर्न इतना नजदीक है कि हम लोग को ये दोनों मिला के सिंगल दिखने वाला है। मतलब हम लोगों को लगेगा कि एक सिंगल बल्ब है। जैसे ये नजदीक आता है तो इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ 1 और इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ सेकेंड, इन दोनों में थोड़ा सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा ऑफ 1 फॉल्स ऑन द मिनिमा ऑफ अदर जब होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग जस्ट रिजॉल्व। दो जब दिखना शुरू हो जाए कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये 2 ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद में सिचुएशन होती है वेल रिजॉल्व। तो इसके बेसिस पर कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है। तो इंस्ट्रूमेंट, 2 इंस्ट्रूमेंट पर काम होगा। एक होता है वो माइक्रोस्कोप होता है और दूसरा होता है जो टेलीस्कोप होता है, ठीक है। इन दोनों पर हमें बात करना है अभी। तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का थियरी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हमको जाना ही नहीं है। हमें किस पर बात करना है, हमें बात करना है कि भाई चलो ठीक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जो भी चीज होती है वो जब हम लोग देखते हैं, जो इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पर फॉर्म हो जाए मान लीजिए, या फिर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे रेटिना पर तैयार हो रही है। तो जब इमेज तैयार हो रही है तो देखिए 2 ऑब्जेक्ट अगर बहुत क्लोजर है तो एक ऑब्जेक्ट का इंटेंसिटी पैटर्न दूसरे से अलग करना है। तो इंटेंसिटी देखिए, एक ऑब्जेक्ट का पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न, और दूसरा जो होगा, तो हमें अगर देखना है मिनिमम क्राइटेरिया, तो मैक्सिमा ऑफ 1 शुड फॉल ऑन द मिनिमा ऑफ अदर। एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर पड़ना चाहिए। अभी इसमें इतना भी टेक्निकली इन्वॉल्व ना हुई है, आपको इसी बात में ध्यान रखना है कि 2 ऑब्जेक्ट को मुझे सेपरेट सेपरेट अगर देखना हो तो रेलेस क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए जस्ट रिजॉल्व कंडीशन के लिए। तो अभी करना क्या है वो समझ लो। जैसे यहां पर मैंने सिचुएशन दिया है, इस सिचुएशन में मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत क्लोजर है। हम लोग इन 2 ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे। समझ लीजिए इसमें पहला वर्ड होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन LOR, या फिर इसी को कहा जाएगा रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है, या फिर रिजॉल्विंग लिमिट RL। तो रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब क्या है, जैसे 2 चीजें एक दूसरे के बहुत करीब रखी है और हमें देखो एक यहां पर देखते हैं एग्जांपल। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे मुझे अगर दिख रहा है कि ये दोनों बल्ब सिंगल लग रहे हैं, शायद वही रास्ते पर कोई दूसरा इंसान है जो भी देख रहा है और उसको, उसकी नजर इतनी तेज है कि बोल रहा है नहीं ये सिंगल नहीं है, ये डबल है। मतलब उसकी आंखें इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेट करा के दिखा पा रही है। समझ में आ रहा है? तो हो क्या रहा है देखो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 2 बहुत ही करीबी ऑब्जेक्ट्स, ये 2 ऑब्जेक्ट बहुत करीबी है, और अगर मेरी आंखें इनको देख पा रही है और मुझे ये 2 चीजें दिख रही है, ठीक है, ये 2 चीजें दिख रही है,
तो मेरी आंखें इतने नजदीक रखे हुए दो ऑब्जेक्ट को भी सेपरेट करा के दिखा पाती है। लेकिन मुझे अगर नंबर लग गया है तो मैं दूर से देखूंगा तो मुझे सिंगल लाइन देखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं चश्मा इस्तेमाल करता हूं तो मुझे, हाँ ये सिंगल नहीं है, ये डबल है। तो डबल है मतलब क्या हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि भाई कितने नजदीक दो ऑब्जेक्ट है इनको ये सेपरेट करा के दिखा पाए। और शॉर्ट में बताओ, जैसे यहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरियाज है, हम लोग खुली आंखों से बैक्टीरिया को नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, हमारी आंखें इतने नजदीक ये बैक्टीरियाज है, इतने नजदीक ये दो बैक्टीरियाज है कि हम लोग इनको सेपरेट देख ही नहीं पाते कि भाई है कुछ अलग। लेकिन जब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, इतने नजदीक रखे हुए दो बैक्टीरियाज को भी अलग अलग करा के दिखा पाता है। तो वो हो गया उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितने नजदीक वाले, देखिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होना चाहिए। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम मतलब और नजदीक वाले दो ऑब्जेक्ट सेपरेट दिखा दे। तो जितने नजदीक वाले ऑब्जेक्ट सेपरेट करा पाए उतना उसका रिजोल्विंग पावर अच्छा होता है। तो समझ लो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के लिए होता है 1.22 लैम्बडा बाई 2 म्यू साइन थीटा। अच्छा ये म्यू कहाँ है, तो कई बार माइक्रोस्कोप में हम जो लेंसेज इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर होता है लिक्विड, सीडार ऑयल होता है। तो ये जो लिक्विड होता है ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डाल दिया तो लिक्विड अगर डाल दिया तो लिक्विड इसकी एबिलिटी बढ़ा देगा। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, कोई ग्लास की एक बॉटल है, इसके अंदर पानी भर दो और ग्लास की बॉटल के अक्रॉस एक न्यूज़पेपर रख दो, तो न्यूज़पेपर के फॉन्ट जो हो गए है ना, वर्ड्स जो हो गए बड़े बड़े दिखेंगे, मतलब लिक्विड ने उनको एक तरीके से मैग्नीफाई करा के दिखा दिया। सो सेम वे दो नजदीक वाली चीजों को सेपरेट दिखाने की ताकत यहां पर बढ़ जाती है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है कम हो जाता है, कम हो जाता है मतलब कम होना अच्छी बात है, और बहुत नजदीक वाले ऑब्जेक्ट सेपरेट करा के दिखाए। थीटा जो होता है वो क्या होता है, देखो जैसे यहां पर प्लेट होगी, इस पर सैंपल रख दिया, तो इस पर से जो लाइट निकलने वाला है ये लाइट इस लेंस के अंदर जाएगा और फिर अंदर वाली प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से जो लाइट आ रहा है, ये जो लाइट आ रहा है इसने जो कोण बना लिया, इसका पूरा एंगल होता है वर्टेक्स एंगल। लेकिन हमें कैलकुलेशन में लेना है सेमी वर्टेक्स या फिर हाफ एंगल। हाफ एंगल समझ रहा बच्चों, ये जो कोण तैयार हो रहा है इसका हाफ एंगल। अगर आपको दिया जाए वर्टेक्स एंगल, मान लीजिए वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री दिया है, तो कैलकुलेशन के लिए आपको 60 नहीं लेना है, सेमी लेना है, उसका हाफ लेना है, ठीक है, सेमी वर्टेक्स एंगल। और ये थीटा आ गया। कई बार म्यू साइन थीटा को सिंगल टर्म में दिखाया जाता है, म्यू साइन थीटा इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर, इसको न्यूमेरिकल एपर्चर बोला जाएगा, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर जो होता है इसकी एबिलिटी दो बहुत नजदीक वाली चीजों को सेपरेट करा के दिखाया जाए, तो रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, या फिर रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ रिजॉल्विंग लिमिट, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। दोनों जाता है तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना अच्छा रिजॉल्विंग पावर होगा, साइन थीटा पर डिपेंड होता है। लैम्बडा जितना कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया किससे रिलेटेड, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। वैसे टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में बहुत नजदीक वाले ऑब्जेक्ट नहीं, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट्स जो कि शायद एक दूसरे से बहुत दूर हो, लेकिन उनसे जो लाइट हमारे पास आ रहा है उस लाइट के बीच का एंगल जो होगा डी थीटा होगा। ये ए स्टार से लाइट आ रहा है, मान लीजिए बी स्टार से लाइट आ रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर 1 मिनट से कम हो तो हम उनको दोनों को सेपरेट नहीं देख पाते। तो होता क्या है, हम लोग लेंस के हेल्प से यहां पर इसकी इमेज फॉर्म कराते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी पैटर्न, दूसरे ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी पैटर्न जो होगी, इंटेंसिटी पैटर्न जस्ट रिजॉल्विंग वाली कंडीशन मैच हो जाती है, तो हम लोग को वो चीजें दो सेपरेट दिखना शुरू हो जाता है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यहां पर होता है डी थीटा, जो कि होता है 1.22 लैम्बडा बाई ए। अभी ए क्या होता है, तो ये जो लेंस है इस लेंस का जो डायमीटर होगा उस डायमीटर को कहा जाता है ए, लेंस की डायमीटर को कहा जाता है ए। तो भाई देखो 1.22 लैम्बडा बाई ए, और रिजॉल्विंग पावर होता है उसका रेसिप्रोकल। यहां पर भी रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड है, वेवलेंथ पर डिपेंड है, लेकिन इनवर्स, ठीक है। देखो अभी ऐसे कोई सवाल बन जाते हैं जिसमें हमारी आंखें एक टेलीस्कोप की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, ऐसे समझ के चलो, माइक्रोस्कोप की तरह नहीं है, टेलीस्कोप की तरह। मान लीजिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये ए और बी दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, ए और बी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है वाई,
मान लीजिए कहीं 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर है हमसे, मतलब 5 किलोमीटर दूर, मतलब ये कैपिटल डी। जब इन दोनों से रेज हमारी आंखों के अंदर आती है, तो जब रेटिना पे पड़ता है तो भाई ये इस तरीके से डायफ्रैक्शन पैटर्न होना चाहिए, रेलेस क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। हमारा जो लेंस है, लेंस का जो डायमीटर है वो उसको ए कह दिया, एंगल दोनों तरफ सेम है, तो एंगल के हिसाब से यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से एंगल इज y/d, ये आ गया। लेकिन आंखों के अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही है, हम लोग को दो ऑब्जेक्ट सेपरेटेड दिखने चाहिए, तो सेपरेटेड के लिए 1.22 लैम्बडा बाई ए ये वाला क्राइटेरिया था, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वाला। अच्छा, ये क्या चीज है, तो क्वेश्चन में देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है जिसमें डॉट डॉट की हेल्प से अल्फाबेट्स तैयार किए जाते थे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक डॉट, ये दूसरा डॉट, ये दो डॉट मुझे अगर अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन एटलीस्ट मैच तो हो रही है। इन दोनों डॉट के बीच का डिस्टेंस y। अब जो पेपर होगा वो पेपर मैंने आंखों से किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रख दिया होगा, ये कैपिटल डी आ गया। और आंखों के अंदर इस तरीके से अगर जस्ट रिजॉल्व मतलब दो डॉट मुझे दिख रहे हैं, मतलब जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन आ गई है, तो भाई इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चन है जो जेईई मेन से ही ले है, समझ लो। एपर्चर डायमीटर ऑफ ए टेलीस्कोप इज 5 मीटर, मतलब जिसको ए कहा जाएगा वो 5 मीटर है। सेपरेशन बिटवीन मून एंड अर्थ इज, इसको कैपिटल डी कहा गया। 4 10 पावर 5 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 4 इंटू 10 पावर 8 मीटर। और वेवलेंथ जो इस्तेमाल हुआ है 5500 एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10 मीटर। The minimum separation between objects on the source surface of moon so that they just resolve। तो भाई टेलीस्कोप के लिए थीटा इक्वल टू, हम लोगों ने अभी देखा है y/d इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाय स्मॉल ए वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना था, क्योंकि मून पर जो दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस y होना चाहिए। तो y निकालना है, कैपिटल डी कितना है, तो भाई यहां से मून 4 10 पावर 8 मीटर है, 1.22 लैम्बडा कितना इस्तेमाल किया 5500 10 पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाय ए, जो टेलीस्कोप का डायमीटर है वो कितना है 5। एक रफ कैलकुलेशन करके देख लो यहां पर, बाकी 10 की पावर आने वाली अलग से, -2 आने वाला है, तो ये 2 0 ये भी कट करा दिया, तो 1.222 इंटू 11 इंटू 4, तो 1.22 इंटू 53 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में। हाँ 1.22 11, तो $53.68, मतलब 60 मीटर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। सेम ही है, मतलब अब क्लोजर टू अगर बात करें तो 60 मीटर लेना चाहिए। कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, तो डी थीटा कितना है 1.22 लैम्बडा बाय स्मॉल ए होना चाहिए, तो 1.22 लैम्बडा कितना है 500 नैनोमीटर, और ए कितना है 200 सेंटीमीटर, कन्वर्शन करा दिया। क्लोजर आंसर निकालो, सब आंसर अलग अलग है,
तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देख लीजिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये 0.61 आ गया, तो 0.61 इंटू 5 करा दूँ तो 305 के करीब वाला आंसर, मतलब ये आना चाहिए। यस, रफ कैलकुलेशन करके एक बार देख लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। चलो आगे, ये 2 क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए देख लो बच्चों क्या कर सकते हैं यहाँ पर। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन, चलो ठीक है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा है, आप कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर, न्यूमेरिकल एपर्चर मतलब ऑफ माइक्रोस्कोप दिया है, तो न्यूमेरिकल एपर्चर जो था वो था म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1.25 दिया है, ये आपको करना है सवाल। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम 5 10 पावर -7 मीटर हो जाएगा। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा गया या फिर रिजॉल्विंग लिमिट पूछा गया, तो ये 1.22 लैम्बडा बाय ट्वाइस म्यू साइन थीटा था, या फिर इसको 0.61 कर लो लैम्बडा, और म्यू साइन थीटा को इसने न्यूमेरिकल एपर्चर बता दिया है, तो 0.61 डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल एपर्चर वाज 1.25 और वेवलेंथ दिया है 5000, सो 5 10 पावर -7। एक करीबन आंसर निकालो बच्चों इसका। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो ये 3 डिवाइडेड बाय 1.25 है ना, 10 पावर -7। मैं क्लोजर निकाल रहा हूँ, मतलब यहाँ फिर 3.5 करा देता हूँ, तो 3 के करीब आंसर होना चाहिए इसका, मतलब 38 आंसर आना चाहिए। एक क्या देख लेते हैं, चलो इसका आंसर 38 बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, क्यों क्यों हो रहा है, देखो 36 नहीं है, मैं 36 लेके कर रहा था, ये थोड़ा कम आना चाहिए। 35 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइड में मान के चलिए 12 ले लेता हूँ मैं, 10 पावर 7 को -7 को रख दो ऐसे, 2 24 11 आना चाहिए। एट, तो भी नंबर अलग आ रहा है, 0.24। अच्छा 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 अच्छा, ये 12.5 होना चाहिए, 35 बाय 12.5। 2.8 के करीब आ रहा है। मैंने क्लोजर नंबर लेना शुरू कर दिया था, 1.22 लैम्बडा। पॉइंट 61 इंटू 5, इधर गलत कर दिया क्या मैंने, थ्री पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय 1.25। 2.44 राइट, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक ठीक है। टू पॉइंट वाइट डॉट्स आर 1 mm अपार्ट फ्रॉम ब्लैक ऑन अ ब्लैक पेपर, मतलब इसने 2 वाइट स्पॉट दिए है और ये कितना दूर है, तो इसको वाई कर देता हूँ 1 mm। तो फिर पूछा गया जो प्यूपिल आई है, सॉरी प्यूपिल आई और प्यूपिल है, डायमीटर बाय आई ऑफ प्यूपिल डायमीटर, सॉरी आई ऑफ प्यूपिल डायमीटर। चलो ठीक है, ये जिसको हम लोगों ने ए बोला था ये आ गया 3 मिलीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल डी है। यहाँ पर जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला था, थीटा
y बाय कैपिटल D इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाय ए आना चाहिए। तो क्लोजर वैल्यू आप सॉल्व करके भी देख लो एक बार। y 1 mm, कैपिटल D मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा गया है, जहां से हम लोग ये डॉट डॉट सेपरेट करके देख पाए, इज इक्वल टू लैम्बडा कितना दिया है 500 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल a 3 mm, so D can be equal to -7, तो ये 30 डिवाइडेड बाय, तो क्लोजर अगर नंबर ले, क्लोजर नहीं आएगा, 6.10 इंटू 10, तो इसका नंबर आना चाहिए 5 मीटर, मतलब 5 मीटर दूरी से भी हम लोग उन दोनों डॉट को इजीली समझ पाएगी, वो दो डॉट्स है वहां पर। ठीक है बच्चों, अभी पोलराइजेशन वाली एक चीज समझ लेते हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो अनपोलराइज्ड होता है। अनपोलराइज का मतलब क्या, आज तक लाइट को हम लोग देखते हैं तो वी रिप्रेजेंट इट बाय ओनली रेज, तो यहां पर जो लाइट है, इस लाइट से हर तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। मतलब लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। मतलब जो ऑर्डिनरी बल्ब है दैट इज अ सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो पोलराइड होता है, ये पोलराइड क्या करता है, उसी वाइब्रेशंस को बाहर निकालता है, जो वाइब्रेशंस इसकी ऑप्टिक एक्सिस को कैसे है, पैरेलल है। तो ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल वाले कंपोनेंट बाहर निकलेंगे, बाकी सब कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन इसको ऐसे समझ लो, क्योंकि अल्टीमेटली ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस को है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस को भी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है, मान लीजिए ये। इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूं दो पार्ट्स में, तो इसको अगर रिजॉल्व कर देता हूं दो पार्ट्स में, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर दो दो पार्ट में, तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इसको अगर मैं रिजॉल्व कर देता हूं दो पार्ट्स में, तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको रिजॉल्व कर दो दो पार्ट्स में, तो ऐसे आ जाएगा। थोड़ा बहुत इतना ही बताना है मुझे कि जितने कंपोनेंट एक्स वाई के अलग है, एक्स वाई से अलग है, इनको रिजॉल्व कर दो तो ऐसे नजर आता है कि 50% जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस पर है और 50% कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है। मान लीजिए इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, तो 50% वाई एक्सिस को मिला, 50% जो है वो एक्स एक्सिस को मिला। तो होगा क्या, अगर ये इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इंटेंसिटी आई नॉट है, यहां पर मुझे एक ही कंपोनेंट दिख रहा है, लेकिन ये वेक्टर रिजोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। तो पोलराइड ने क्या किया, सिर्फ वही कंपोनेंट बाहर निकाले जो वाई एक्सिस को पैरेलल थे। तो यहां पर वाई एक्सिस को पैरेलल जितने कंपोनेंट थे वो 50% ही है, मतलब आई नॉट बाय 2 हुआ। तो सबसे पहले पोलराइजर का काम होता है जो अनपोलराइज लाइट है उसके इंटेंसिटी को हाफ करा दे, ये एक पार्ट, और दूसरा सिर्फ वही पोल जो उसके ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल है, जो उसके ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल है, बस वही कंपोनेंट को उसको बाहर निकालना है। देखो यहां पर जैसे इस तरीके से वेव हो तो वेव इस विंडो में से इजीली चल जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेव हो तो वो वेव यहां पर क्या हो गई, ब्लॉक हो गई है। तो आपको क्या है, वही कंपोनेंट लेना है जो ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल है, जो यहां पर विंडो को पैरेलल थी, वही वेव बाहर आने वाली है। ठीक है, अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो जैसे देखिए ये अनपोलराइज लाइट है, इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, तो पहला जो पोलराइजर होता है वो सिर्फ वही पोल बाहर निकालता है जो इसकी ऑप्टिक एक्सिस को पैरेलल था, तो इंटेंसिटी आ गया आई नॉट बाय 2। अभी जो दूसरा होता है वो उसको कहा जाता है एनालाइजर। तो एनालाइजर क्या करता है, देखो ये पोलराइजर का रोटेशन कैसे भी हो उसको कोई दिक्कत नहीं है। पोलराइजर के पहले अनपोलराइज था, तो इसमें से 50% तो बाहर आने वाला है, ये गारंटी है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू पोलराइजर, अगर एनालाइजर ये रोटेटेड है, देखो पोलराइजर और एनालाइजर की जो ऑप्टिक एक्सिस है इसमें एक एंगल आ गया थीटा, तो आपको क्या करना है, मालूस लॉ ये बताता है कि जो इसके बाहर इंटेंसिटी आएगी, ये जो इंटेंसिटी यहां तक पहुंची है
उसका cos स्क्वायर थीटा करना है। तो पहले का काम था हाफ करना, और दूसरे का काम जो है वो जो रिजल्ट मिला है उसका मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा कर देना। अगर मान लीजिए ये यहां पर देखिए I0/2 cos स्क्वायर थीटा आ गया। अगर मान लीजिए इसको और एक पोलराइजर में थर्ड डाल देता हूं, तो इसके बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल है फाई। पहले दोनों के बीच में एंगल था थीटा, और सेकंड और थर्ड के बीच में एंगल है फाई। तो जो रिजल्ट यहां पर आया, इसका वापस से कर दो cos स्क्वायर। मतलब पहला और दूसरे में एंगल थीटा था, तो जो रिजल्ट यहां पर इनके बीच में था उसका cos स्क्वायर हो गया। अब इस सेकंड और थर्ड के बीच में जो एंगल मिला है, उस एंगल का वापस से इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर फाई कर दो। ठीक है, इस तरीके से वो रिजल्ट मिलता जाएगा। फिर आ गया ये ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है वो समझ लो। मान लीजिए एक सरफेस है, यहां पर कोई एक रे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज अनपोलराइज्ड। आज तक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते थे, तो देखो क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट जो है कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज अनपोलराइज्ड होता है। तो अलग अलग एंगल पर हम लोग जब इसको डालते हैं तो हमें रिफ्लेक्टेड रे भी मिलती है और रिफ्रैक्टेड रे भी मिलती है। तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई और ये जो है ये रिफ्रैक्टेड हो गई। तो दोनों रे है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और रिफ्रैक्टेड रे भी है। और हमें पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है थीटा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मान लीजिए आर। तो अभी ऑब्जर्व क्या किया है, इस डायग्राम को थोड़ा देख लो। एक सर्टेन सिचुएशन पर मान लीजिए ये जो लाइट आ रहा है सन से, और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अब बिना चश्मे के देखो तो आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन चश्मा लगा लो आपको रिफ्लेक्शन दिखना बंद हो गया। ये सिचुएशन जब आती है तब मैं कह सकता हूं कि भाई देखो, ये जो सन ग्लास होता है इसके जो पोलराइड्स होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए पोलराइड सन ग्लासेस है, सन ग्लास के पोलराइड्स ऐसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। और अगर वर्टिकल है तो अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे आ रहा है तो सीधा निकल जाएगा, ऐसे सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब बिना चश्मे के देखो तो ये दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन विद गॉगल पहना है तो रिफ्लेक्शन है ना, गॉगल पहन के रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, एक ऐसी सिचुएशन मिली है जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड है, जो कि इस पोलराइड ने ब्लॉक कर दिया। इस पोलराइड ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या, देख लो यहां पर बच्चों। अगर इसको बात करें हम लोग, तो पहला अगर पोलराइजर है तो इसने अनपोलराइज लाइट को हाफ करा दिया और पोलराइज भी करा दिया, ये पोलराइजर का काम हुआ। लेकिन मान के चलो दूसरा एनालाइजर मैंने ऐसे डाल दिया 90 डिग्री पर, मतलब इसके रिलेटेड ये 90 डिग्री पर है, तो I0/2 cos स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो cos स्क्वायर 90 मतलब क्या आना चाहिए, 0। तो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में अगर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर है तो भाई इसके अक्रॉस लाइट नहीं आने वाला, इंटेंसिटी विल बी 0। तो समझने वाली बात यह है कि जब लाइट रिफ्लेक्टेड रे अगर कंप्लीटली पोलराइज होती है और पैरेलल वाइब्रेशंस पैरेलल टू ग्राउंड होते हैं, तो ये जो ये सनग्लासेस ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। जब ये सिचुएशन होती है तो इस एंगल को हम लोग थीटा पी बोल देंगे, पोलराइजिंग एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम ही होता है, तो थीटा पी आ गया। दूसरी स्पेशल चीज यहां पर घटती है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच में एंगल मिलता है 90 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के बीच में एंगल मिलता है 90 डिग्री। और तीसरी स्पेशल चीज यहां पर मिलती है, वो क्या, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा पी और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, इन दोनों के बीच का एंगल मिलता है 90 डिग्री। ऐसा पहली बार होता है। रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे के बीच में तो एंगल 90 डिग्री था, उसके अलावा रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड है और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड है।
क्या क्या चीजें हो रही है देखो। एट सर्टन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल, रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। दूसरा, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एंगल 90 डिग्री। तीसरा, रिफ्रैक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड। चौथा, इस लाइन के राइट साइड में ये, या फिर समझ लो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का एडिशन कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। और सबसे लास्ट, ये चीज जब घटती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डायरेक्ट दे सकते हो। आपको जो पोलराइजिंग एंगल थीटा पे मिला है उसका बस टेंजेंट आपको निकालना होता है। ये होता है ब्रूस्टर्स लॉ। तो अगर आपको ये सारी कंडीशन दी हो, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज, तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप पोलराइजिंग एंगल लिख सकते हो, या फिर रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज तो है ही है उसके अलावा रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे यूनिक कंडीशन 90 डिग्री वाली सिचुएशन दे दी हो तो भी आपको tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये कुछ स्पेशल केसेस इसमें है। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा पार्ट है। ह्यूजन ने क्या किया था, ह्यूजन की थ्योरी तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन ह्यूजन ने कहा था कि लाइट एज अ वेव होता है। जैसे कि पानी में पत्थर गिर जाए तो वेव जिस तरीके से तैयार होता है, रिपल्स, बस उसी तरीके से ये वेव होता है। तो जब वेव फॉर्म हो रही है तो वेव के कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, जैसे कि स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव मतलब क्या, जैसे यहां पर एक सोर्स है तो इससे अगर वेव जनरेट हो रही है तो ऐसा स्पीयर एक्सपांड होते हुए दिखेगा। लेकिन हम लोग एक ही साइड से अगर देख रहे हैं तो हमको लगेगा कि भाई हाँ, ये जो स्पेरिकल पार्ट है ये हमारी तरफ आ रहा है, तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया। स्पेरिकल वेव फ्रंट, मान लीजिए जैसे कि बहुत दूर है हम लोग, तो ये स्पीयर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो एक सिचुएशन जब आती है जब हमें ये स्ट्रेट लगना शुरू हो जाता है, तो ये आ गया प्लेन वेव फ्रंट। तो इसमें ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि जो ह्यूजिन का काम यही था कि भाई वेव फ्रंट किस तरीके से काम करता है। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे काम करता था। ये पूरी तरीके से थ्योरी फेल हो चुकी है, लेकिन इस थ्योरी के हेल्प से एटलीस्ट हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई इंटरफेरेंस किस तरीके से हो रहा या फिर डायफ्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन बेसिक लेवल का हम लोग मिल सकता है हमको इससे, इसलिए इस थ्योरी को अभी तक रखा है। ठीक है, तो जो स्पेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है वो एक पॉइंट सोर्स से मिलेगा जो कि फाइनाइट डिस्टेंस पर है। मान लीजिए घर में बल्ब लगा लिया, तो बल्ब जो है या फिर कैंडल है, तो कैंडल से जो लाइट मिलेगा वो हम लोग इमेजिन करो स्पेरिकल वेव फ्रंट है। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट तैयार करने के लिए पॉइंट सोर्स चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस पे चाहिए। प्लेन वेव फ्रंट के लिए भाई प्लेन वेव फ्रंट कब मिलेगा, जब ये स्फीयर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सोर्स एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, चलो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सोर्स है तो जाके ये प्लेन वेव फ्रंट मिलने वाली है। ठीक है, देखिए वेव फ्रंट इज अ सरफेस। अब वेव फ्रंट इज अ सरफेस मतलब क्या, तो वेव फ्रंट को देख लो, ये वेव फ्रंट है और वेव देखिए वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है, तो वेव फ्रंट ये तैयार हो रहा है और ये जो है ये वेव नॉर्मल होता है। वेव नॉर्मल क्या बताता है भाई, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है। या फिर यहां पर देख लीजिए ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये वेव नॉर्मल है। तो भाई ये वेव इस तरीके से आगे आगे बढ़ रही है, तो वेव नॉर्मल का काम होता है किस डायरेक्शन में वेव जाने वाली है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब दे दो। वेव फ्रंट इज अ सरफेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होना चाहिए। वेव फ्रंट इज अ सरफेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखो, बस इसके ऊपर नहीं लेना है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। ये आपको एग्जाम में होता था, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई। आपको सिर्फ काम एक ही करना है, ये प्लेन वेव फ्रंट जो इंसिडेंट हो रही है, जो प्लेन वेव फ्रंट यहां पर इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और ये रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। जो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुई उसकी विड्थ और रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट की विड्थ, इन दोनों में फर्क है। तो आपको विड्थ का अगर रेशो देना है तो आपको cos i डिवाइडेड बाय cos r करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर मुझे पूछा जाए कि विड्थ का रेशो दे दो, तो ये विड्थ इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तो ए बी डिवाइडेड बाय अगर सी डी करना है, अगर मुझे इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का रेशो चाहिए, विड्थ का रेशो चाहिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट का विड्थ और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का विड्थ, इनका रेशो चाहिए, तो मुझे करना है cos i डिवाइड बाय cos r, sin i बाय sin r नहीं, cos i डिवाइडेड बाय cos r करना है। और दूसरी चीज, जब ये वेव फ्रंट देखो क्या होता है,
ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, इसको वेवलेंथ कहा जाएगा। और हमें पता है कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई वेव जाती है तो उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो यहां पे देख लो, यहां पे इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हुआ है। मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका इन्होंने खोज निकाला था, वो था दो लाइन के बीच का जो स्पेसिंग है इसको वेवलेंथ कह दिया। जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो उसका वेवलेंथ घट रहा है, तो घट रहा है मतलब क्या होगा, जो दो लाइन का स्पेसिंग था वो स्पेसिंग और नजदीक नजदीक आ जाएगा। या फिर मैं आपको यहां पर दिखा दूं, देखो कैसे। मान लो ये वेव फ्रंट है, चलो ये वेव फ्रंट है, ये नीचे जा रही है। तो ये वेव फ्रंट जो है, इन दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लैम्बडा कह दिया जाएगा। जब ये मीडियम के अंदर चला जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग होगा लैम्बडा डैश, वो कम दिखाना पड़ेगा। शायद दिख नहीं पाएगा यहाँ पर, चलो ठीक है। इसको समझ लो ऐसे। तो रेयरर टू डेंसर अगर जाता है, तो रेयरर टू डेंसर जब जाता है तो वेवलेंथ घटती है, तो इन दोनों के बीच का स्पेसिंग आप कम दिखा दो, ठीक है। वैसे यहां पर वेवलेंथ स्पेसिंग इसका कम दिखा दो, ठीक है। चलो, व्हेन वेव फ्रंट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। रेयरर टू डेंसर आ रहा है तो इनके बीच का स्पेसिंग कम हो रहा है, तो डेंसर टू रेयरर जब जाएगा तो स्पेसिंग, भाई रेयरर टू डेंसर जब आ रहा है तो स्पेसिंग घट रहा है, तो डेंसर टू रेयरर जाएगा तो स्पेसिंग बढ़ जाएगा। width of wavefront increases, got it? Yes, चलिए, थैंक यू सो मच।